बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लेआना तनीशिया से मिलने को आती है और वो एस्कॉन से मिलकर एस्कॉन को चोट पहुंचाती है। यह देखकर तनीशिया को गुस्सा आता है और वो लेआना को वहां से भेज देती है। वो एस्कॉन की ओर जाती है। एस्कॉन पूरी तरह घायल रहता है, फिर भी वो उससे कहता है कि आखिर उसने उसके लिए ऐसा क्यों किया। यह देखकर तनीशिया सरप्राइज रहती है कि आखिर वो इतने दुख में है, फिर भी वो इस बारे में सोच रहा है। एस्कॉन अचानक ही बेहोश हो जाता है और तनीशिया चिल्लाती है कि उठो एस्कॉन उठो। एस्कॉन अनकॉन्शियस हो जाता है। वो वापस से उसी सपने में पहुंच जाता है जहां लैब के सोल्जर उसके पीछे पड़े हुए थे और वो उनसे बचकर भाग रहा था। एस्कॉन वहां से बचकर बस भागना चाहता था और वापस से उसी जगह नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो जितनी कोशिश हो सके उतनी तेजी से भाग रहा था। वही दो लोग हमेशा की तरह उसके पीछे लगे हुए थे ताकि वो उसे पकड़ ले और वापस से लैब में ले जाए एक्सपेरिमेंट के लिए। वो दोनों उसके पीछे पड़े रहते हैं। ये देखकर एस्कॉन सोचता है कि आखिर वो हमेशा यही ड्रीम क्यों देखता है। वो बहुत भारी भारी सा महसूस करता है। एस्कॉन अब और नहीं दौड़ सकता था। वो धीरे धीरे रुकने लगता है। उसमें और स्ट्रेंथ बाकी नहीं रह गई थी कि वो दौड़ सके। वो रुक जाता है और सोचता रहता है कि जल्द ही मैं पकड़ा जाऊंगा कि अचानक से एक हाथ दिखाई देता है। एस्कॉन रुक जाता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वो हाथ अचानक से उसे झाड़ियों की ओर खींच लेता है। यह देखकर एस्कॉन यह तो समझ जाता है कि वो लैब वाले सोल्जर नहीं है जो उसे पकड़ने आए हैं। वो नीचे गिर जाते हैं। वो देखता है कि उसके ऊपर तनीशिया बैठी है और वो अपने मुंह पर उंगली लगाते हुए उसे इशारे से कहती है कि शांत रहो। वो उसे कहती है कि कुछ देर के लिए शांत रहो और ऐसे ही रहो। एस्कॉन को तनीशिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शाइन कर रही हो चमकदार स्टार की तरह। कुछ समय बाद एस्कॉन की आंखें खुलती है। उसे महसूस होता है कि उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट टॉवल रखा हुआ है। एस्कॉन बेड पर लेटा रहता है। बुखार से उसके गाल लाल हो गए थे और उसके सिर पर पट्टी लगी हुई थी। एस्कॉन अपने सिर से गीली पट्टी को हटाता है और सोचता है कि आज से पहले उसका ख्याल इस तरह से किसी ने नहीं रखा था और इसलिए वो सरप्राइज रहता है। तनीशिया उसके पास में ही बैठी रहती है और बुक पढ़ती रहती है। एस्कॉन को उठता देखकर वो अपनी बुक को बंद करती है और एस्कॉन की ओर देखती है। तनीशिया उससे पूछती है कि क्या तुम उठ गए एस्कॉन, और पूछती है कि अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तनीशिया को यह कहता देखकर एस्कॉन सरप्राइज रहता है और शर्म से उसके गाल लाल हुए रहते हैं। एस्कॉन फुसफुसाते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ माय लेडी, लेकिन क्या हुआ था। तनीशिया उससे कहती है कि क्या तुम भूल गए कि क्या हुआ था। वो कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। यह सुनकर एस्कॉन बीती बातों को याद करता है और उसे याद आता है कि लेडी क्रिशा उसे चोट पहुंचाती रहती है। वो सोचता रहता है कि जो कुछ भी बॉल में हुआ वो उसका बदला लेने के लिए उसे चोट पहुंचा रही थी और उसे याद आता है कि अचानक से उसकी बॉडी स्टील में चेंज हो गई थी। एस्कॉन को यह याद आते ही वो अपने शोल्डर को पकड़ता है। वो सोचता है कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया था और इसके कारण उसकी बॉडी वहां से स्टील में चेंज हो गई थी। वो सोचता है कि जैसा कि उसने सोचा था उससे पहले ही उसे यहाँ से जाना होगा, जैसा कि उसने प्लान बनाया था, क्योंकि अगर किसी को उसकी एबिलिटी के बारे में पता लग गया तो वो उन लोगों के पास वापस से पकड़ा जाएगा और यह वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, यह सोचता ही रहता है कि अचानक से उसके सिर पर एक हाथ दिखाई देता है। वो एम्बैरेस सा फील करता है और तनीशिया की ओर देखता है। वो उसे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। वो अपना एक हाथ एस्कॉन के लगाई रहती है और एक हाथ अपने सिर के लगाई रहती है और कहती है कि मैं तुम्हारा टेम्परेचर चेक कर रही हूँ, जैसे हो वैसे ही रहो। तनीशिया अपने सिर के हाथ लगाते हुए कहती है कि अच्छा है, तुम्हारा फीवर अब उतर गया है। एस्कॉन एम्बैरेस फील करता है और तनीशिया की ओर देखते हुए कहता है कि अगर आपने मेरा टेम्परेचर चेक कर लिया तो प्लीज अपना हाथ हटा लीजिए, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। यह सुनकर तनीशिया अचानक से सरप्राइज हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। तनीशिया उसे देखकर सोचती रहती है कि कितनी अजीब सी बात है, मुझे अभी भी उसके साथ मजाक करने की इच्छा हो रही है। वो एस्कॉन से ऐसे ही रुकने के लिए कहती है। वो अचानक से एस्कॉन की कॉलर पकड़ती है और शर्ट के बटन खोलना स्टार्ट करती है। वो कहती रहती है कि तुम इन पसीने वाले कपड़ों में ज्यादा देर तक रहे तो तुम्हें वापस से फीवर हो जाएगा। यह देखकर एस्कॉन सरप्राइज रहता है और तनीशिया को देखता रहता है। वो सोचता है कि उसका शरीर इतना गर्म फीवर की वजह से नहीं है बल्कि तनीशिया की वजह से है, क्योंकि उसे अजीब सा महसूस हो रहा है। वो जल्द से तनीशिया का हाथ पकड़ता है और उसे रुकने को कहता है। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ और आपके जाने के बाद में मैं चेंज कर लूंगा। यह देखकर तनीशिया सरप्राइज होती है और कहती है इसमें क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरे सामने कई बार चेंज किया है तो तुम्हें जल्दी से इन कपड़ों को चेंज करना चाहिए। यह सुनकर एस्कॉन फुसफुसाते हुए कहता है कि यह बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। तनीशिया कहती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, क्या एक जैसा नहीं है। यह सुनकर तनीशिया के गाल भी पिंक हो जाते हैं। वो उससे स्माइल करते हुए कहती है कि क्या तुम शाय फील कर रहे हो। यह सुनकर एस्कॉन और ज्यादा शर्मा जाता है और उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। वो उससे कहता है कि आप ऐसे हंस क्यों रही है और मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है। तनीशिया उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं बस तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हारे कपड़ों को चेंज करने का, तो तुम चिंता मत करो, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। एस्कॉन उसे देखता रहता है और सोचता है कि उसने उसे किस तरह
प्रोटेक्ट किया और लेडी क्रिशा को वहाँ से भेज दिया। उसके बाद उसे उसकी बातें याद आती है जहाँ वो कहती रहती है कि मैं पहले वाली चीजें वापस से नहीं दोहराऊंगी, और वो उसे चेतावनी देते हुए कहती है कि आगे से उसने उसके किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया तो वो उसे सिर्फ थप्पड़ ही नहीं मारेगी, वो उसके साथ बहुत कुछ कर सकती है। वो ये सब सोचता रहता है और तनीषा की कलाई को पकड़े रहता है। वो उसे कहता है कि आपने बताया नहीं माय लेडी, आपने ऐसा क्यों किया मेरे लिए। एस्कॉन को ऐसा कहते देखकर तनीषा सरप्राइज होती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें इस मजाक का बुरा लगा एस्कॉन। एस्कॉन कहता है कि नहीं, मुझे आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, मैं तो बस यह जानना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए लेडी क्रिशा से लड़ाई क्यों की। यह सुनकर तनीषा उससे कहती है कि अगर वो तुम्हें चोट पहुंचा रही थी तो तुमने वापस से उससे लड़ाई क्यों नहीं की, या फिर वहाँ से तुम भागे क्यों नहीं, वही क्यों रुके रहे। यह सुनकर एस्कॉन कहता है कि मैं इसीलिए वहाँ से नहीं गया क्योंकि मैं आपको कोई मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। यह सुनकर तनीषा गहरी सांस लेती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाता वो हमेशा उसकी ही साइड लेती। तनीषा उससे कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि तुम मेरा सपोर्ट हो और मेरे व्यक्ति हो, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि कोई मेरे लोगों को इतना दुख पहुंचाए। यह सुनकर एस्कॉन सरप्राइज होता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मिस्ट्रेस उसके बारे में ऐसे शब्द कहेगी। एस्कॉन स्माइल करते हुए कहता है कि वो ग्रेटफुल है कि वो उसकी मिस्ट्रेस का व्यक्ति है और उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है यह कहते हुए। यह सुनकर तनीषा भी बहुत अच्छा महसूस करती है और वो सोचती है कि उसे अब रियलाइज हुआ है कि वो उसकी चिंता करती है। तनीषा को याद आता है कि वो दोनों कितना करीब हैं और एस्कॉन उसका हाथ पकड़े हुए है। वो उससे कहती है कि एस्कॉन क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगे। यह सुनते ही एस्कॉन को रियलाइज होता है कि वो अभी भी उसके मिस्ट्रेस का हाथ पकड़े हुए है। वो जल्द से उसके हाथ को छोड़ते हुए कहता है कि माफ करना माय लेडी। एस्कॉन की नजर अचानक से तनीषा की कलाई पर जाती है जिस पर वो मैजिकल स्टोन वाला ब्रेसलेट बंधा होता है। वो कहता है कि आपने ये ज्वेलरी क्यों पहनी है माय लेडी। ब्रेसलेट के बारे में सुनकर तनीषा उससे कहती है कि क्या तुम्हें इस ब्रेसलेट के बारे में कुछ पता है एस्कॉन। यह सुनकर एस्कॉन कहता है कि हाँ, मैं इनके बारे में जानता हूँ। ऐसी मैजिकल स्टोन वाली ज्वेलरी खतरनाक होती है और आपको इसे जल्द ही उतार देना चाहिए। यह सुनकर तनीषा कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं उतार सकती, ये मेरा होमवर्क है और मुझे इसके बारे में पता करना है कि इसमें किस प्रकार का मैजिक है। यह सुनकर एस्कॉन कहता है होमवर्क। तनीषा उसे कहती है कि मैं मैजिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रही हूँ और मेरे टीचर ने मुझे ये टास्क दिया है कि इस ब्रेसलेट के बारे में जानना है कि इसमें कौन सा मैजिक है। यह सुनकर एस्कॉन तनीषा से कहता है कि तो आप इस ब्रेसलेट के बारे में बिना जाने ही इसे पहने रहेंगी। यह सुनकर तनीषा कहती है नहीं नहीं, मैं इसके बारे में पढ़ रही हूँ और मेरी थ्योरी बताती है कि मैं जल्द ही इसके मैजिक तक पहुँच जाऊंगी। तनीषा उससे कहती है कि जितना कि मैंने इसके बारे में स्टडी किया है तो मुझे पता चला है कि इसका स्टोन सिल्वर कलर का है और उसमें सिल्वर लाइट है, जिसे पता चलता है कि यह बहुत ही एक्सपेंसिव है। एस्कॉन उससे कहता है कि क्या आपको पता है कि मैजिकल इंजीनियर इन पर कई प्रकार के लॉक लगाते हैं ताकि अगर कोई इन्हें चुरा ले तो इनका यूज नहीं कर पाए। क्या आप उसे अनलॉक करना चाहती हैं? तनीषा कहती है कि हाँ, मैं इसके मैजिकल लॉक को अनलॉक करना चाहती हूँ और मुझे यह भी पता है कि इसे गलत मेथड से करने पर ये ब्लास्ट हो सकता है। यह सुनकर एस्कॉन कहता है कि आप इस बारे में सब जानती है फिर भी आप इसे अनलॉक करना चाहती हैं। वो एस्कॉन से कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा और मेरे टीचर ने मुझे कुछ सोचकर ही यह काम दिया होगा, है ना। एस्कॉन अपने चेहरे को घुमाता है और आंखें बंद करते हुए कहता है कि जैसी आपकी इच्छा माय लेडी। यह देखकर तनीषा एस्कॉन से कहती है कि एस्कॉन क्या तुम्हें मेरी फिक्र है। तनीषा को ऐसा कहते देखकर एस्कॉन कहता है कि मैंने आपसे कब कहा कि मैं आपकी परवाह करता हूँ। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर तनीषा खुश होती है और अपने चेहरे के हाथ लगाकर हंसती रहती है। यह देखकर एस्कॉन अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेता है और तनीषा से कहता है कि जैसा आप चाहें वैसा सोच सकती हैं। यह सुनकर तनीषा उससे कहती है कि तुम मुझसे अपनी बात शेयर कर सकते हो एस्कॉन। तनीषा उससे कहती है कि तुम अब उठ गए हो और अच्छा फील कर रहे हो तो अब मुझे चलना चाहिए। वो जाते जाते उससे कहती है कि अपना ख्याल रखना और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। तनीषा वहाँ से चली जाती है। एस्कॉन का चेहरा दूसरी ओर होता है और वो तनीषा की बातों को सुनता रहता है। एस्कॉन तनीषा के बारे में ही सोचता रहता है। वो उसे कहती रहती है कि तुम मेरे व्यक्ति हो और तुम्हें कोई भी दुख नहीं पहुंचा सकता है। यह बातें सुनकर एस्कॉन को अच्छा फील होता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसकी रक्षा करने वाला है। वो सोचता रहता है कि इस बारे में अब गहराई से सोचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो जल्द ही यहाँ से जाने वाला है और फिर कभी लेडी तनीषा को नहीं देख पाएगा। हाँ, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तनीषा एस्कॉन का ख्याल रखती है और वो दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और फिर वो वहाँ से चली जाती है और एस्कॉन को आराम करने देती है। तनीषा के जाने के बाद में एस्कॉन सोचता रहता है कि उसे जल्द ही यहाँ से चले जाना चाहिए और वो सोचता है कि उसके बाद में वो लेडी तनीषा से नहीं मिल पाएगा। वहाँ से जाने के बाद में तनीषा सोचती है कि जब तक एस्कॉन रिकवर होता है तब तक उसे अपना असाइनमेंट पूरा कर लेना चाहिए जो कि उसके टीचर ने उसे पूरा करने को दिया है। वो ढेर सारी किताबें, नोट्स आदि लेकर बैठ जाती है जो कि मैजिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे और
उस मैजिकल स्टोन से भी रिलेटेड थे जिसके बारे में उसे पता करना था। वो अपने हाथ में बंधे ब्रेसलेट को देखती है और सोचती है कि क्या इससे पहले भी इसका कोई मालिक था जिसका ये ब्रेसलेट था, या फिर वो मैं हूँ जिसने इसे पहली बार पहना है और इससे पहले इसका कोई मास्टर नहीं था। वो सोचती है कि अगर वो पहले इंसान है जिसने उसे पहना है तो वो मैजिकल स्टोन पर ब्लड डालकर देख सकती है कि उसमें कौन सा मैजिक है। लेकिन इससे पहले अगर किसी और ने इसे पहना होगा और वो उस पर ब्लड डालेगी तो उस ब्रेसलेट का प्रोटेक्टिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा और वो ब्लास्ट हो जाएगा। वो सोचती रहती है कि चाहे उसके टीचर कितने भी सनकी हो लेकिन वो उसे ऐसी ज्वेलरी नहीं देंगे जिससे कि उसकी जान जोखिम में पड़े। वो सोचती रहती है कि उसके टीचर के ये इरादे नहीं है कि वो 50-50 ऑड्स पर गैम्बल करे। वो अपनी कलाई पर बंधे ब्रेसलेट को देखकर सोचती रहती है कि आखिर उसके टीचर चाहते क्या हैं। अगर वो इस प्रश्न से स्टार्ट भी करती है तो उसे पता करना होगा कि उसे करना क्या चाहिए। अगर वो स्टार्टिंग उस मैजिकल स्टोन के कलर से करे तो उसकी चेन भी सिल्वर कलर की है और जिसे देखकर पता लगता है कि उसमें सिल्वर मैजिक है। लेकिन वो सोचती है कि वो पूरी तरह से कह नहीं सकती है कि उसमें सिल्वर मैजिक है क्योंकि उसने उसे ट्राई करके नहीं देखा। और वो टीचर को इस प्रकार समझाए कि इसके कलर और इन सब चीजों से यह पता चलता है कि इसमें लाइट मैजिक है, तो भी यह साबित नहीं होता है क्योंकि उसने उस पर टेस्ट करके नहीं देखा। तनीषा सोचती है कि अगर वो उस मैजिकल स्टोन पर अपना ब्लड लगाकर देखे तो यह बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा क्योंकि अगर इससे पहले उसका कोई मालिक हुआ तो। वो सोचती रहती है कि आखिर उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि उसे पता चल जाए कि ये ब्रेसलेट किसी का खरीदा हुआ है या फिर उसने ही इसे पहली बार लिया है। वो पेपर पर लिखती रहती है और सोचती है कि अगर इसका कोई मालिक नहीं है तो वो अपना ब्लड लगाकर चेक कर सकती है और बता सकती है कि उसमें लाइट मैजिक ही है। वो अपनी कलाई को देखती रहती है और कहती है कि चलो अब इसे करके देखते हैं। वो ब्रेसलेट के बारे में पता लगाने के लिए लाइब्रेरी से शुरुआत करती है और बहुत सी किताबें पढ़ती है इस बारे में। वो लैब में छोटे से छोटे यंत्र से उस मैजिकल स्टोन की जांच करती है, उसकी एक एक छोटी से छोटी खबर को नोट करती है। वो अपनी स्टडी करती रहती है कि एस्कॉन उसके पास आता है। वो उससे पूछती है कि एस्कॉन अब तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम्हारी तबीयत अब ठीक है। यह सुनकर एस्कॉन उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ माय लेडी। वो अपने काम में इतना खो जाती है कि उसकी पर्सनल मेड उसे खाना खाने के लिए भी बुलाने आती है तो वो कहती है कि मैं बाद में खाना खा लूंगी। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं और एक दिन मेड वहाँ उसके गेट के बाहर खड़ी रहती है और एस्कॉन सामने से आता रहता है। एस्कॉन उससे आकर पूछता है कि लेडी तनीषा कैसी है। वो अपनी मिस्ट्रेस के बारे में चिंतित होती है और कहती है कि आज भी वो बाहर नहीं आई और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। वो एस्कॉन से कहती रहती है कि मैं जब भी उन्हें खाने की याद दिलाने के लिए आती हूँ तो वो मुझसे कहती है कि खाना बाहर ही रख जाओ और मुझे इसलिए चिंता हो रही है उनके बारे में। एस्कॉन मेड से कहता है कि मैं उनसे बात करता हूँ। एस्कॉन दरवाजा खटखटाते हुए कहता है कि माय लेडी, क्या आज का आपका प्लान पूरा दिन अंदर रहने का ही है क्या? आप अपने भोजन को नहीं छोड़ सकती हैं। वो अपनी आंखों पर विशेष यंत्र बांधे रहती है और मैजिकल स्टोन को एग्जामिन करती रहती है। वो कहती है कि मेरे दरवाजे के बाहर खाना छोड़ जाओ, मैं खा लूंगी बाद में। यह सुनकर एस्कॉन दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है और अपनी लेडी की चिंता करने लगता है कि उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है और इससे उनकी हेल्थ पर फर्क पड़ सकता है। एस्कॉन कहता है कि गेट के बाहर जितनी भी बार खाना रखा गया है उतनी ही बार आपने नहीं खाया है और अगर आपने इस बार भी खाना नहीं खाया तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा मार्किस को। यह सुनकर उसकी नौकरानी भी सरप्राइज हो जाती है। तनीषा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कई दिनों से जगी हुई है और वो सोचती है कि क्या करेगा वो। यह सुनकर तनीषा को अपने पिता की याद आती है जो कि गुस्से में उससे कहते रहते हैं कि क्या ये सच है कि तुमने पिछले कुछ दिनों से खाना नहीं खाया है। वो अपने आँख पर लगे यंत्र को हटाती है और सोचती है कि कितना अच्छा चल रहा था, अगर उसे थोड़ा समय और मिल जाता तो अच्छा होता। वो थकी हुई होती है और धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाती है और अपने गेट की ओर जाती है। तनीषा कहती रहती है कि तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है इसलिए, और वो आगे बढ़ती है और गेट खोलती है। वहाँ एस्कॉन खड़ा रहता है। तनीषा कहती है कि लाओ मेरा खाना लेकर आओ अंदर। तनीषा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कई दिनों से जैसे सोई नहीं हो। तनीषा की पर्सनल मेड जल्द से वहाँ आती है और उसे ऐसी हालत में देखकर कहती है कि माय लेडी, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ही देर में बेहोश हो जाएंगी। वो उसके बालों को सही करती रहती है और कहती है कि क्या बात है माय लेडी, आपने अपने आप को इतने दिनों से कमरे में क्यों बंद कर लिया था। वो जल्दी जल्दी टेबल पर खाना लगाती रहती है और कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी और आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएंगी। यह सुनकर तनीषा कहती है कि जेनिन, और जेनिन कहती है कि यस माय लेडी, आपको कुछ चाहिए। तनीषा डिजी सा फील कर रही थी और मेड की इतनी सारी बातें सुनकर उसे अजीब सा फील हो रहा था। वो मेड से कहती है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बातों से मेरा सिर घूम रहा है। जेनिन अपना चेहरा प्लेट से छिपाते हुए कहती है कि ठीक है माय लेडी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे आवाज लगाना। तनीषा उससे कहती है कि ठीक है। टेबल पर इतना सारा खाना देखकर तनीषा सोचती है कि ओ, तो मैं इतने दिनों से एस्कॉन के साथ खाना खाती थी ना, इसीलिए यहाँ टेबल पर इतना खाना है कि हम दोनों के लिए पर्याप्त
प्राप्त है। वो एस्कॉन को अपने सामने बैठा देखकर सोचती रहती है कि अब एस्कॉन और भी अच्छे से टेबल मैनर्स सीख गया है। वो उससे कहती है कि हमें इस तरह साथ में खाना खाए हुए कई दिन हो गए हैं ना, और अब सब कैसा चल रहा है। यह सुनकर एस्कॉन कहता है कि सब ठीक है माय लेडी। तनीशिया उससे कहती है कि तुम तीनों वक्त खाना खाते हो ना। यह सुनकर एस्कॉन कहता है कि यस माय लेडी। यह सुनकर तनीशिया को पिछली बातें याद आती है कि वो हमेशा हर चीज पे यस ही कहता है। तनीशिया सोचती है कि कुछ तो अलग है, एस्कॉन हमेशा से ही कम बात करता है, लेकिन वो इतना भी कम बात नहीं करता था। तनीशिया कहती है कि मेरे पास अभी तक भी और काम है, इसीलिए मैं आगे भी कई बार खाना खाना छोड़ सकती हूँ, इसीलिए मैं मेड से कह दूंगी कि तुम्हारा खाना अलग से लगा दे। वो उससे कहती है कि वो कुक से कह देगी कि उसके लिए खाना लगा दिया करे और वो अपना पूरा तरीके से ध्यान रखे और खाना खाए, ठीक है। एस्कॉन नीचे देखता रहता है और सोचता है कि यह सही ही है और वो तनीशिया से कहता है ठीक है। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो तनीशिया से कुछ कहना चाहता था, इसीलिए वो कहता है लेडी तनीशिया। तनीशिया अपने हाथ में रखे पेपर को पढ़ती रहती है। वो कहती है कहो एस्कॉन। वो कहता है कि भले ही आप अकेले खाना खाएं, लेकिन याद रखना कि आपको खाना खाना है, क्योंकि आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। उसको ऐसे कहते देखकर तनीशिया फ्रीज हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं कहा था तनीशिया से। वो एस्कॉन से कहती है कि ठीक है और एस्कॉन उसे बाव करके वहाँ से चला जाता है। तनीशिया उसकी बातों को सुनकर सोचती रहती है कि आज उसका बर्ताव कुछ अलग था, क्या कुछ हुआ है। तनीशिया की माइंड में एक इमेज आती है जिसमें एस्कॉन अपना बैग लेकर जाता रहता है। वो सोचती है कि उसका काम खत्म होने के बाद में वो एस्कॉन से इस बारे में बात करेगी। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, रात हो जाती है। तनीशिया गार्डन में आती है। वो बहुत खुश लग रही थी, क्योंकि वो अब पूरी तरह से श्योर थी कि इस ब्रेसलेट का कोई ऑनर नहीं है और अब वो इस मैजिकल ब्रेसलेट को एक्टिव करने के लिए ट्राई कर सकती है। वो सोचती रहती है कि अगर वो यह मैनर में ट्राई करती तो वो एक्सीडेंटली लोगों को जगा देती, इसीलिए वो ऐसी जगह पे ट्राई करना चाहती है जहाँ की कोई भी व्यक्ति ना हो। वो एक ट्री के पीछे खड़ी रहती है और सोचती है कि ये एक अच्छी जगह है। वो उस मैजिकल ब्रेसलेट को ट्राई करने वाली ही होती है कि अचानक से उसे आवाज आती है, वहाँ कौन है। अचानक से यह सुनकर तनीशिया सरप्राइज हो जाती है। तनीशिया उस ओर पलटते हुए देखती है, वहाँ एक नाइट खड़ा रहता है और वो आवाज लगाते हुए कहता है कि इतनी रात गए तुम वहाँ क्या कर रहे हो। उस व्यक्ति को देखकर तनीशिया को याद आता है कि यह तो जैन है, जो कि ब्रेलोव परिवार का नाइट है। वो उसके बारे में सोचती रहती है कि जैन बाहर की दुनिया से अनजान एम्पायर का सबसे अच्छा तलवारबाज है और कहानी का वो मेन कैरेक्टर है जो कि हमेशा से ही सेट के साथ खड़ा रहा है और उसे सपोर्ट किया है। वो सोचती है कि इससे पहले कि वो उसे गलत समझ ले, उसे जैन को सब बता देना चाहिए कि आखिर वो यहाँ क्यों आई है। वो जाने वाली ही होती है कि अचानक से झाड़ियों के पीछे से आवाज आती है और वो उस ओर पलट के देखती है। वहाँ से एस्कॉन आता रहता है, जो कि जल्दी में होता है। एस्कॉन वहाँ से गुजरता रहता है और वो दोनों में से किसी को भी नोटिस नहीं करता है, क्योंकि वो सोचता रहता है और वो थोड़ा सा दुखी भी रहता है। वो वहाँ रुक जाता है। यह देखकर तनीशिया सोचती है कि वो कितनी पागल थी। उसे लगा था कि जैन ने उसे ढूंढ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो एस्कॉन से बात कर रहा था। यह सब देखकर वो सोचती रहती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। जैन अपनी तलवार को पकड़ते हुए कहता है कि वहाँ कौन है, अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं तुम पर अपनी तलवार से हमला कर दूंगा। तनीशिया जो कि दूर से उनकी बातों को सुन रही थी, वो एस्कॉन के हाथ में बैग को देखकर समझ जाती है कि वो यहाँ से भागना चाहता है। यह सब देखकर तनीशिया को अचानक से सुबह की याद आती है, जब उससे वो कहता रहता है कि लेडी तनीशिया अपने खाने पीने का ध्यान रखना। वो सोचती रहती है कि इसीलिए उसका बर्ताव आज थोड़ा अलग था और वो अपने हाथ में एक नीडल लेती है। वो सोचती रहती है कि उसे जैन को रोकना होगा और एस्कॉन को बचाना होगा। वो नीडल से अपनी फिंगर के पिंच करती है, जिससे कि उसकी फिंगर से ब्लीडिंग होने लगती है। वो सोचती है कि एस्कॉन यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा है, अगर वो पकड़ा गया तो साथ में वो भी पकड़ी जाएगी। इसीलिए वो अपने ब्रेसलेट के अपना ब्लड लगाते हुए कहती है कि ये जरूर काम करेगा। उसका ब्लड लगाते ही ब्रेसलेट एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से चमकदार रोशनी निकलती रहती है। वो उस फ्लैश को जैन की ओर करती है, जिससे कि जैन कुछ देख नहीं पाता है और अपनी आंखों को हाथ से ढक लेता है। ब्रेसलेट में लाइट मैजिक होने की वजह से ब्रेसलेट तेजी से ग्लो कर रहा था और उसमें से चमकदार रोशनी निकल रही थी। एस्कॉन भी उसमें देख नहीं पा रहा था। एस्कॉन लाइट में देखने की कोशिश करता है कि अचानक से कोई उसका हाथ पकड़ता है। तनीशिया एस्कॉन का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि एस्कॉन मेरे साथ चलो। तनीशिया एस्कॉन को बचाने के लिए अपने मैजिकल ब्रेसलेट का यूज करती है और उसको एक्टिव करने के लिए अपना ब्लड उस पर लगाती है, जिससे कि वहाँ पर बहुत तेज रोशनी होती है और कोई भी कुछ भी नहीं देख पाता है। जैन की आंखों पर बहुत तेज रोशनी गिरती है और वो उससे बचने के लिए अपनी आंखों पर हाथ लगाता है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तनीशिया जल्द से एस्कॉन के पास जाती है और उसे कहती है कि चलो हमें यहाँ से अभी चलना होगा। कुछ देर बाद वो मेंशन के खाली सुनसान कॉरिडोर से गुजरते हैं। तनीशिया उसका हाथ पकड़े हुए थी और वो चुपचाप वहाँ से जा रहे थे ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। एस्कॉन उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसने
जिसने कि उसका रास्ता रोका हुआ था। वो उस व्यक्ति के बारे में सोचता रहता है कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान था और उसकी कोई भी वीकनेस नहीं थी। अगर वो वहाँ पे उसके साथ लड़ता तो जरूर हार जाता। एस्कॉन अपने बैग को कसते हुए सोचता है कि आखिर उसी दिन उसी व्यक्ति से वो क्यों टकराया, क्योंकि वो कोई और दिन भी तो हो सकता था। वो सोचता है कि उसे तनीशिया के कारण दूसरा मौका मिल गया, क्योंकि वो वहाँ अपना ब्रेसलेट टेस्ट कर रही थी। वो अपने हाथ को देखते हुए सोचता रहता है कि अभी भी वो उसके हाथ को छुड़ाकर यहाँ से भाग सकता है, चाहे उसने उसके लिए कुछ भी किया हो। वो यह सब सोचता रहता है कि अचानक से तनीशिया पलटकर उसकी ओर देखती है और उसका नाम पुकारते हुए कहती है, एस्कॉन। तनीशिया उससे कहती है कि अभी हमें मेरे रूम में जाना होगा। यह सुनकर एस्कॉन उसे देखता रहता है और वो थोड़ा सा डरा हुआ था कि उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ देर बाद वो तनीशिया के रूम में आ जाते हैं और तनीशिया डोर्स को बंद करते हुए गहरी सांस लेती है कि यहाँ पर उन्हें अब कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तनीशिया आगे बढ़ती है और पलटते हुए कहती है कि एस्कॉन, क्या तुम सच में यहाँ से भागना चाहते हो क्या? एस्कॉन डरा हुआ था और वो नीचे देखते हुए तनीशिया से कहता है कि यस माय लेडी। वो अपनी आईज को बंद करता है और सोचता रहता है कि वो उसे जरूर गद्दार समझेगी, क्योंकि उसने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, फिर भी वो यहाँ से भागना चाहता है। या फिर ऐसा करने पर वो वापस से उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसे वो पहले किया करती थी और उस पर एक्सपेरिमेंट करेगी। वो सोचता रहता है कि चाहे अब कुछ भी हो, वो उसके साथ अब अच्छा व्यवहार नहीं करेगी जैसा कि वो पहले किया करती थी। तनीशिया ड्रॉप्स में कुछ ढूंढती रहती है और वो उससे कहती है कि तुमने सच में इतना बड़ा प्लान बनाया और इसके बारे में किसी को पता चलने नहीं दिया। वो उस बॉक्स से ज्वेलरी निकालते हुए उससे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि इससे मुझे ठेस पहुँची है। यह सुनकर वो शौक रहता है और तनीशिया उससे कहती है कि मुझे तुम्हारा बैग दो। वो यह देखकर कहता है कि क्या कहा आपने? वो उसके बैग में हाथ डालते हुए कहती है कि आखिर तुम कितने दिन तक इन पैसों से सरवाइव कर पाओगे और अपनी आइडेंटिटी को छुपा पाओगे? और तुम सबसे छुप कर रहना चाहते हो और अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हो तो तुम्हें इससे ज्यादा मनी की जरूरत पड़ेगी। वो वहाँ से पलटते हुए कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इस कमरे की सारी कीमती चीजें अब तक यहाँ से गायब कर देती। यह सुनकर एस्कॉन सरप्राइज होता है और वो तनीशिया से कहता है कि तो क्या आपका मतलब यह है कि मैं ये सब आपसे चुरा लूं? तनीशिया उससे कहती है कि वैसे भी तुम यहाँ से भागने वाले हो। वो बैग में ज्वेलरी डालते हुए उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है, जो स्लेव भागे हुए होते हैं और वो पकड़े जाते हैं तो उनके पैरों को काट दिया जाता है। तनीशिया उसे पहले से भारी बैग देते हुए कहती है कि और तुम थोड़ी सी चोरी कर लोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह देखकर एस्कॉन झिझकते हुए कहता है कि आखिर आप ये कर क्या रही हैं? वो उससे कहती है कि यह स्पष्ट है कि मैं तुम्हें इतनी मनी दे रही हूँ कि तुम जब यहाँ से भागो तो वो तुम्हारे लिए काफी हो। एस्कॉन यह देखकर कुछ समझ नहीं पाता है और वो तनीशिया से कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रही है माय लेडी? तनीशिया उसे सिंसियरली कहती है कि मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि तुम यहाँ से जाओ तो इससे तुम्हारी कुछ मदद हो पाए। एस्कॉन तनीशिया से कहता है कि आखिर आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हैं? आखिर आप करना क्या चाहती हैं? एस्कॉन तनीशिया से कहता है कि इससे पहले आप मेरी बॉडी के बारे में जानना चाहती थी और मेरी एबिलिटीज के बारे में, और इससे पहले आपने मुझसे पूछा था कि एलिमेंट्स को कैसे जागृत किया जाता है। वो उससे कहता है कि मैं सब कुछ तो नहीं जानता, लेकिन मुझे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है और अगर आप चाहे तो मैं आपको इस बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। यह सब सुनकर तनीशिया सरप्राइज रहती है और कहती है क्या कहा तुमने? वो एस्कॉन से कहती है कि आखिर तुम अभी भी उन सभी चीजों के बारे में परेशान हो, और वैसे भी मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि अब मैं उन सब चीजों के बारे में नहीं जानना चाहती हूँ। एस्कॉन उससे कहता है कि तो फिर आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही हैं? उसकी बातें सुनकर तनीशिया कहती है कि मैंने कहा ना, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। एस्कॉन तनीशिया से कहता है कि क्या आपको सच में लगता है कि मैं इस बात पर यकीन करूंगा? तनीशिया गहरी सांस लेती है और उससे कहती है कि जो व्यक्ति मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं चाहूंगी कि उसके साथ कुछ भी गलत हो। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार इसलिए करती थी क्योंकि मैं तुम्हारा विश्वास जीतना चाहती थी, ना कि तुम्हारी बॉडी और एबिलिटी के बारे में जानने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे नफरत करो। वो उससे कहती रहती है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती थी तो मैं जब भी तुम्हें देखती थी तो तुम भयभीत और डरे हुए दिखाई देते थे। वो उसका जेंटली हाथ पकड़ते हुए उसे बैग पकड़ाते हुए कहती है कि यह सब देखकर मुझे रियलाइज हुआ और समझ में आया कि तुम भी और लड़कों की तरह नॉर्मल लड़के हो। वो उससे कहती है कि मैं बिना कोई रीजन के तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती थी और यही पूरी कहानी है जो तुम सुनना चाहते हो। एस्कॉन
अपने भारी बैग को कसके पकड़े हुए था और वो उससे कहता है कि क्या बस यही बात थी। तनीशिया उससे कहती है कि हाँ बस यही बात थी, जो कुछ भी था मैंने तुम्हें बता दिया है और तुम चाहे मुझसे कितनी भी बार पूछो मेरा जवाब यही होगा। यह सब सुनकर एस्कॉन को दुखी महसूस हो रहा था क्योंकि उसके पास वो बैग था जिससे वो सरवाइव कर सकेगा और यहाँ से चला जाएगा। वो दोनों बातें करते रहते हैं कि अचानक से दरवाजे के बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। तनीशिया एस्कॉन का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम आज यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन अभी मत जाओ। वो उससे कहती है कि मैं ध्यान रखूंगी कि तुम बिना किसी की नजरों में आए यहाँ से चले जाओ और जब तक कोई यहाँ है तब तक तुम यही रहो। वो उसे दूसरी ओर ले जाते हुए कहती है कि तुम्हें कभी भी यहाँ से जाना पड़ सकता है, इसीलिए तुम्हें थोड़ा और खाना और कपड़े रख लेने चाहिए। वो अपनी कबर्ड के पास जाती है और उसमें कुछ ढूंढते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए लिबादा ढूंढने दो। वो अपने हाथ में एक लिबादा लेते हुए कहती है कि ये तुम्हें सही से फिट हो जाएगा। तनीशिया उस लिबादे को एस्कॉन के पास लेकर जाती है और उसे पहनाती है। एस्कॉन वहाँ चुपचाप खड़ा रहता है। वो एस्कॉन को कवर करते हुए उससे कहती रहती है कि अगर तुम्हें किसी ने इस बैग के साथ देख लिया तो वो तुम पर शक करेंगे, इसीलिए तुम इस लिबादे को पहनकर अपने रूम में चले जाओ। तनीशिया को ऐसा करते देखकर एस्कॉन ब्लश करने लगा था और उसके चीक्स हल्के पिंक हो गए थे। वो उसके लिबादे को पकड़े हुए थी और उससे कहती रहती है कि तुम यहाँ से जाते वक्त ध्यान रखना कि तुम्हें कोई देख ना ले। एस्कॉन उसकी बातें सुनता रहता है और वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें कोई देख ले तो उनसे कहना कि तुम मेरे ऑर्डर का पालन कर रहे हो और बाकी सब मैं बाद में संभाल लूंगी। एस्कॉन तनीशिया से पूछता है कि तो क्या आप मेरी सच में यहाँ से भागने में मदद करेंगी। तनीशिया एस्कॉन के लिबादे की डोरियों को बांधते हुए कहती है कि हाँ जरूर, अगर मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं करनी होती तो मैं यह सब क्यों करती। उसकी डोरियों को वो पूरी तरह बांध चुकी थी और वो धीरे से बड़बड़ाते हुए उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो पर मैं इन सब से थोड़ी सी निराश हूँ। वो कहती रहती है कि मुझे लगा था कि अब हमारे बीच दूरियां कम हो गई है और तुम मुझसे अब इतनी नफरत नहीं करते होगे। वो उससे कहती रहती है कि अगर ये पॉसिबल होता तो मैं कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने देती और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करती, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो। वो अपने हाथ को हटाते हुए कहती है कि यह पूरा हो गया और हॉलवे के किनारे किनारे जाना, ना कि बीच में से और पीछे वाले रास्ते से निकल जाना। एस्कॉन तनीशिया के रूम से बाहर निकल जाता है और तनीशिया गेट से उसे कहती रहती है कि तो फिर हम सुबह मिलते हैं। एस्कॉन चुपचाप सुनसान कॉरिडोर से जाता रहता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था जो भी आज हुआ। वो तनीशिया की बातों को सोचता रहता है जो कि उसे कह रही थी कि यह जाहिर है कि मैं तुम्हें इतनी मनी इसीलिए दे रही हूँ ताकि तुम यहाँ से जाओ तो सरवाइव कर सको, और जैसा कि मैंने कहा मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। उसे याद आती है वो बातें जो कि वो कह रही थी कि मैंने जब भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है तो मैंने देखा है कि तुम हमेशा डर जाते थे या घबराते थे, और इन सब चीजों ने उसे रियलाइज करवाया कि वो एक साधारण लड़का है दूसरे लड़कों की तरह। उसे याद आता है वो पल जब वो उसके हाथ में बैग देते हुए कह रही थी कि मैं बस बिना कोई रीजन के तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। वो उससे कह रही थी कि मैं थोड़ी निराश हूँ क्योंकि तुम जा रहे हो, और उसे लगा था कि वो दोनों अब थोड़ा पास आ गए हैं। यहाँ तक कि वो ये कह रही थी कि अगर पॉसिबल हो सके तो वो उसे उससे कहीं दूर जाने ही ना दे और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करे। तनीशिया की ये बात याद आते ही वो ब्लश करने लग जाता है और अपने हाथों से अपने फेस को कवर करता है। उसका लिबास रात की रोशनी में शाइन कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि उस पे स्टार चमक रहे हों। वो अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था और वो अपने हाथों को देखता है जो कि गर्म हो गए थे। एस्कॉन अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाता है और अपने हाथों को देखते हुए सोचता है कि शायद उसके व्यवहार की वजह से ही तनीशिया का व्यवहार ऐसा हो गया। तनीशिया एस्कॉन को अपने रूम में भेज देती है और एस्कॉन कॉरिडोर से गुजरता रहता है। वो सोचता रहता है कि आखिर वो उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती है, और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने चेहरे को ढक लेता है। वो अपने हाथों को देखते हुए सोचता है कि शायद यह सब उसकी वजह से ही हुआ है और लेडी तनीशिया का व्यवहार उसकी वजह से ही बदला है। तनीशिया सुबह सुबह चाय पीते हुए सोचती रहती है कि मेंशन में इतनी शांति है कि ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी रात को हुआ वो रियल नहीं था। वो सोचती रहती है कि जब मैजिक एक्टिवेट हुआ तो वो उसके बारे में अनजान बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बारे में वो कुछ और ही सोच रही थी क्योंकि उसने वो मैजिकल ब्रेसलेट एक्टिव किया था। और यह एक ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आसानी से पता लगाया जा सके, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो आसानी से पता लगा लेंगे कि कल रात वो मैजिक मैंने ही एक्टिव किया था। वो यह सब सोचती रहती है कि अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। लेडी तनीशिया, लॉर्ड ब्रेलोफ आपसे मिलना चाहते हैं। तनीशिया इस वक्त कहीं नहीं जाना चाहती थी और वो इन सब चीजों के बारे में छुपाना चाहती थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। तनीशिया वहाँ से खड़ी होकर दरवाजे की ओर जाती है और दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि जो व्यक्ति उससे मिलने आया है उसे वह पहले से ही जानती है। वह व्यक्ति और कोई नहीं जैन था
तनेशिया और वो तनेशिया से कहता है कि मैं आपको उनके ऑफिस तक ले चलूंगा। वो उसके साथ जाते जाते सोचती रहती है कि जैसा कि उसने कहानी में पढ़ा था, जैन बिल्कुल शांत रहने वाला व्यक्ति है और वो बिल्कुल कम बात करता है, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो इतनी कम बात करेगा और इतना शांत रहेगा। यह देखकर तनेशिया सोचती रहती है कि चाहे वो किसी भी तरीके से इस बारे में सोचे, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो एस्कॉन जैसा ही है। वो ये सब सोचती रहती है कि वो उसके पिता के ऑफिस तक पहुंच जाते हैं और जैन कहता है कि माय लॉर्ड, लेडी तनेशिया आ गई है। उसके पिता जो कि अपनी डेस्क पर बैठे हुए थे और कई सारे इम्पोर्टेंट पेपर्स को चेक कर रहे थे, वो कहते हैं कि उसे अंदर भेज दो। यह सुनकर जैन तनेशिया की ओर पलटता है और उसे देखने पर वो बड़ा ही डरावना लग रहा था और वो तनेशिया से कहता है कि आप अंदर जा सकती हैं। उसे देखकर तनेशिया डर जाती है और सोचती रहती है कि यह तो एस्कॉन से भी ज्यादा डरावना है और वो उससे कहती है ठीक है, आपका इसके लिए शुक्रिया। तनेशिया उनके ऑफिस में आ जाती है और उसके पिता से कहती है हाँ पिताजी। उसके पिता डॉक्यूमेंट्स को देख रहे थे और वो तनेशिया से कहते हैं कि आओ यहाँ बैठो तनेशिया। उसके पिता उससे कहते हैं कि मेरे थोड़े से डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, जब तक मैं इनको पूरा करता हूँ तब तक तुम बैठ जाओ। वो उनसे पोलाइटली कहती है कि ठीक है पिताजी, आप अपना काम कर लीजिए। वो उन्हें देखकर सोचती है कि वो बड़े ही थके हुए लग रहे हैं। तनेशिया सोफे पर जाकर बैठ जाती है और वो सोचती रहती है कि उनके पास बहुत सारा काम है। वो सोचती है कि जो भी रात को हुआ क्या यह उसकी वजह से तो नहीं है। उसके पिता अचानक से उसे कहते हैं कि तनेशिया, जैन ने मुझसे कहा कि कल रात उसने किसी अनजान को देखा था, लेकिन किसी ने वहाँ मैजिक का यूज किया और जिसके कारण वो उसे पकड़ नहीं पाया। यह सुनकर वो वहाँ चुपचाप बैठी रहती है क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता किस बारे में बात कर रहे हैं। उसके पिता पेपर्स को जमाते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है तनेशिया। उसके पिता की बातें सुनकर तनेशिया नीचे की ओर देखने लगती है और वो सोचती है कि उसके पिता इस बारे में सब कुछ जानते हैं कि वो मैजिक किसने यूज किया था और वो उसे एक और मौका देना चाहते हैं सब कुछ एक्सप्लेन करने का। तनेशिया अपने पिता की ओर मुड़ती है और धीरे से कहती है कि हाँ, कल रात वो मैं ही थी जिसने की मेंशन के बाहर लाइट मैजिक यूज किया था। वो सोचती है कि अगर वो उन्हें कोई झूठी कहानी बताती तो यह सब एक्सप्लेन करना बाद में और भी मुश्किल होता। वो कहते हैं कि हाँ, मटेला ने मुझे बताया था कि तुम्हारे पास एक मैजिकल ब्रेसलेट है। वो कहती है कि प्रोफेसर वर्नेन ने मुझे होमवर्क दिया था और इसीलिए मैंने ब्रेसलेट के बारे में एक एक जानकारी इकट्ठी की और कल रात मैंने इसे यूज किया यह पता लगाने के लिए कि ये काम करता है या नहीं। उसकी बातें सुनकर वो सरप्राइज हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि इतनी जल्दी, लेकिन तुमने अभी अभी तो मैजिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया है। वो कहती है कि यह सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसीलिए मैंने इसे चूज किया था और मैजिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना मुझे अच्छा लगता है और इसीलिए मैं इसे पूरे वक्त पढ़ती रहती हूँ। लॉर्ड ब्रेलॉफ खुश होते हैं कि उनकी बेटी को यह सब्जेक्ट पसंद आया और वो इसे एंजॉय करती है। वो तनेशिया से कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम इसे एंजॉय कर रही हो। तनेशिया उनकी बातों को सुनकर स्माइल करती है और उनसे पूछती है कि क्या कल रात सच में कोई अनजान व्यक्ति मेंशन में चुपके से आ गया था। वो तनेशिया से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई आया होगा क्योंकि वहाँ कोई एविडेंस नहीं मिला था उसके आने और जाने का। तनेशिया उनसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैन ने किसी मैनर के व्यक्ति को ही अनजान समझ लिया होगा। यह सुनकर उसके पिता लिखते हुए रुक जाते हैं और वो तनेशिया की ओर देखते हुए कहते हैं कि मेंशन का ही कोई व्यक्ति। तनेशिया कहती है कि हाँ, कल रात मैं ब्रेसलेट को जल्द से जल्द यूज करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा करने पर मेंशन के लोग जाग जाएंगे, इसीलिए मैं उसे यूज करने के लिए मेंशन के बाहर चली गई और उसके साथ उसका सर्वेंट भी था, लेकिन जब उसने मैजिक यूज किया तो वो दोनों वापस नहीं मिल पाए। वो उसके पिता से जेंटली कहती है कि इसीलिए हो सकता है कि शायद वो उसका पर्सनल सर्वेंट हो जिसे जैन ने कल रात को देखा था। वो सोचती है कि जैन ने कल रात एस्कॉन को देखकर ही आवाज लगाई थी और जैन ने उसे देख लिया था तो उसे पता होगा कि वो एक लड़का होगा, ना कि कोई बड़ा व्यक्ति, और इसका मतलब यह है कि लॉर्ड ब्रेलॉफ को भी इस बारे में पता होगा। तनेशिया यह नहीं छुपाना चाहती थी कि एस्कॉन वहाँ था, लेकिन वो यह छुपाना चाहती थी कि वो यहाँ से भाग रहा था और इसीलिए वो सारी बातें उन्हें एक्सप्लेन कर रही थी। उसके पिता खड़े होते हैं और अपनी डेस्क पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि ऐसा हो सकता है और जो कुछ भी तुमने कहा शायद वही हुआ होगा। उसके पिता उससे कहते हैं कि यह कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके मेंशन पे नहीं, क्योंकि उसकी दोनों बेटियां यहाँ रहती है, वो और नोजिया, और उनके लिए उनकी सेफ्टी ज्यादा मायने रखती है। वो तनेशिया के पास आकर सोफे पर बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे लिए तुम दोनों की सेफ्टी ज्यादा मायने रखती है, इसीलिए भले ही वो तुम्हारा सर्वेंट हो, लेकिन मैं यह सब हो जाने के बाद में उसे चेक जरूर करना चाहूंगा। तनेशिया उसके पिता की बातों को सुनकर सरप्राइज हो जाती है और वो सोचती है कि उसे इस बारे में कुछ तो करना होगा। तनेशिया के एक्सप्रेशन देखकर उसके पिता उससे कहते हैं कि जो भी तुमने मुझे इस बारे में बताया है, इसीलिए मैं इस बात को जाने दे रहा हूँ और हम इस बारे में और कोई बात नहीं करेंगे। यह देखकर तनेशिया सरप्राइज हो जाती है और वो उसके पिता को देखती रहती है
है उसके पिता उससे कहते हैं कि लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। तनीषा सोचती है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उसके पिता कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनेंगे और जो भी व्यक्ति संदेहजनक पाया जाएगा वो उसे मेंशन से भी निकाल देंगे। वो राहत की सांस लेती है और कहती है ठीक है पिताजी। तनीषा अपने पिता से कहती है कि और कुछ भी है पिताजी जिसके बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। यह सुनकर उसके पिता कहते हैं कि कहो तुम क्या कहना चाहती हो। तनीषा उनसे कहती है कि मुझे मैजिकल इंजीनियरिंग के लिए एक प्रयोगशाला चाहिए। यह सुनकर उसके पिता सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम्हें प्रयोगशाला क्यों चाहिए। तनीषा उनसे कॉन्फिडेंस से कहती है कि मैं मैजिकल इंजीनियरिंग के बारे में और पढ़ना चाहती हूँ और प्रयोग करना चाहती हूँ, लेकिन मेंशन वो जगह नहीं है जहाँ मैं यह सब कर सकूँ। और मुझे लगता है कि अगर प्रयोगशाला होगी तो जो कुछ भी कल रात मेंशन में हुआ वैसा कुछ दोबारा नहीं होगा। उसके पिता यह सुनकर सरप्राइज होते हैं क्योंकि उनकी बेटी हाल ही में किसी भी तरह की स्टडी नहीं करना चाहती थी। उसके पिता सिर हिलाते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक प्रयोगशाला जरूर बनवा दूंगा। यह सुनकर तनीषा सरप्राइज होती है और कहती है क्या आप सच में एक प्रयोगशाला बनवाएंगे। लॉर्ड ब्रेलोव कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, प्रयोगशाला बनाने में कोई परेशानी नहीं और वैसे भी मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई को सपोर्ट करके खुशी मिलेगी। और उसके पिता उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास एक्सपर्ट को भी भेज दूंगा, फिर तुम उनसे बात कर लेना कि तुम्हें किस तरह की प्रयोगशाला बनवानी है। यह सब सुनकर तनीषा खुश होती है और अपने पिता को थैंक यू कहती है। इसके बाद तनीषा वहाँ से चली जाती है और जैन उसे चुपचाप देखता रहता है। जैन अपने मास्टर के पास जाता है और कहता है कि माय लॉर्ड, भले ही लेडी तनीषा ने सब कुछ सच बताया हो लेकिन वो कुछ तो है जो छुपा रही है। लॉर्ड ब्रेलोव कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि वो कुछ तो छुपा रही है लेकिन मैंने उसे चेतावनी भी दे दी है और इसके अलावा वो अपनी स्टडीज पर ज्यादा ध्यान दे रही है, इसीलिए मैं इस बात को जाने दे रहा हूँ। जैन उनकी बातों को सुनता रहता है और लॉर्ड ब्रेलोव हल्का सा उसकी ओर मुड़ते हुए कहते हैं कि तुमने और कोई चीज नोटिस नहीं की क्या। वो जैन को देखते हैं और उसकी ओर स्माइल करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तनीषा मुझ पर गई है। यह सुनकर जैन कहता है कि क्या कहा आपने। वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि मुझे लगा था कि अगर मैं कल रात के बारे में उससे बात करूंगा तो वो इस बारे में डर जाएगी, लेकिन मैंने उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे प्रयोगशाला के लिए कहेगी। लॉर्ड ब्रेलोव कहते रहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास बिजनेस करने की योग्यता है, जिस तरह से एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ से एक ही जगह दो चीजें लेते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसे बिजनेस सिखाना चाहिए। जैन उनकी बातों को सुनकर सोचता रहता है कि उसने उसके पिता को भी अपनी बातों में उलझा लिया। वो बातें करते रहते हैं कि अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और मैड कहती है कि माय लॉर्ड, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। यह सुनकर वो कहते हैं कि मैंने तो चाय के लिए नहीं कहा। मैड उनसे कहती है कि लेडी तनीषा ने मुझे कहा कि आपके लिए चाय लेकर आए ताकि आपकी थकान दूर हो जाए। यह सुनकर लॉर्ड ब्रेलोव सरप्राइज हो जाते हैं। वो यह सुनकर खुश होते हैं कि तनीषा ने उनके लिए चाय भेजी है और वो मैड से कहते हैं कि ठीक है, ले आओ। तनीषा खाना खाती रहती है और मैड उससे कहती है कि माय लेडी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। यह सुनकर तनीषा उसे धन्यवाद कहती है। तनीषा राहत की सांस लेते हुए सोचती रहती है कि अगर उसके पिता ने कहा है कि जो भी कल रात हुआ वो उसे जाने देंगे तो अब उसे इस बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सोचती रहती है कि उसके पिता ओलान ब्रेलोव, जो कि अपने बातों और सिद्धांतों के लिए फेमस हैं और इसीलिए वो अभी तक अपनी पोजीशन पर है क्योंकि सभी उन पर विश्वास करते हैं। और अगर वो दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसा दोबारा हुआ तो वो एस्कॉन को पनिशमेंट से नहीं बचा पाएगी। वो सोचती रहती है कि अगर उसे एस्कॉन की भागने में मदद करनी है तो उसे अच्छे से इसकी तैयारी करनी होगी। वो यह सब सोचती रहती है कि अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। लेडी तनीषा यह सुनकर वो कहती है कि अंदर आ जाओ। एस्कॉन अंदर आ जाता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो थका हुआ है। एस्कॉन को देखकर तनीषा सोचती है कि क्या कल रात जो कुछ भी हुआ इसीलिए एस्कॉन ठीक से नहीं सो पाया। तनीषा भोजन करती रहती है कि अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और वो कहती है कि अंदर आ जाओ। एस्कॉन अंदर आ जाता है और वो उसे देखकर सोचती है कि आखिर उसे क्या हुआ है, वो इतना थका हुआ क्यों लग रहा है। तनीषा अपने भोजन को काटती रहती है और वो एस्कॉन से कहती है कि क्या तुम्हें आज कुछ अजीब लगा या फिर कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था या तुम पर नजर रख रहा था। और वो एस्कॉन से कहती रहती है कि कल रात जो ज्वेलरी मैंने तुम्हें दी थी क्या तुमने उसे आराम से छिपा कर रख दिया ना, और तुम उन्हें सही जगह छिपा कर रखना ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना ले। अगर ऐसा हुआ तो वो इस बारे में तुम्हें गलत समझेंगे। तनीषा उसे सब कुछ कहती रहती है और वो वहाँ चुपचाप खड़ा रहता है। यह देखकर तनीषा उसका नाम पुकारती है, एस्कॉन। उसके कहते ही एस्कॉन अचानक से सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है हाँ हाँ। वो कहता रहता है कि मैंने उन्हें सुरक्षित जगह पर छिपा कर रख दिया है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो असामान्य लगे और ना ही किसी ने मुझ पर नजर रखी हुई है। तनीषा उससे कहती है कि यह तो अच्छी बात है और अब तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पिताजी से कल रात के बारे में बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि वो इस बारे
बारे में जाने देंगे। एस्कॉन कहता रहता है कि कल रात जिस व्यक्ति से वो मिला था वो एक साधारण तलवारबाज नहीं था और मुझे ऐसा लगता है कि मार्किस को यह तो शक हो ही गया होगा कि कल कुछ तो गड़बड़ थी। तनीशिया उससे कहती है कि सब ठीक है, इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं नहीं जानती कि पिताजी ने इस मामले को क्यों जाने दिया, लेकिन अब सब ठीक है। एस्कॉन वहाँ बैठा रहता है और नीचे की ओर देखता रहता है। वो कहता है कि यस माय लेडी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तनीशिया उसे उदास देखकर सोचती रहती है कि आखिर वो मेरी नजरों से क्यों बच रहा है और सिर्फ अपने खाने पर ही ध्यान क्यों दे रहा है। वो एस्कॉन को ऐसे देखकर सोचती रहती है कि क्या वो अभी भी उस पर विश्वास नहीं करता है। जरीना जो कि उसकी पर्सनल मेड है वो कहती है कि माय लेडी, मैंने आपकी चाय तैयार कर दी है और आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तनीशिया उससे कहती है कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगी और जरीना वहाँ से चली जाती है। तनीशिया अपनी चेयर से खड़ी होती है और टेबल पर अपना हाथ रखते हुए कहती है कि एस्कॉन, कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। वो उसके पास जाती है और टेबल पर एक मैप रखते हुए कहती है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम यहाँ से भागने के बाद में कहाँ जाओगे। यह सुनकर एस्कॉन आश्चर्य में पड़ जाता है और तनीशिया उससे कहती रहती है कि यह आर्वन एम्पायर का मैप है और मैं तुम्हारे लिए कुछ जगह देख रही हूँ जहाँ तुम रह सको। तनीशिया मैप पर अपनी इंडेक्स फिंगर से इशारा करते हुए कहती है कि आखिर इस जगह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तनीशिया की सिल्की हेयर अचानक से उसके टच कर जाते हैं। यह देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और तनीशिया कहती रहती है कि मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती थी क्योंकि तुम्हारे लिए ये स्थान छिपने के लिए बहुत ही अच्छा है। वो कहती रहती है कि मैंने इस पर गौर किया है, यह दक्षिण में है और यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है, जिससे कि यह पता चलता है कि यह रहने के लिए एक अच्छी जगह है। यह कैपिटल से दूर है और यह एक ग्रामीण क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ के लोग भी अच्छे होंगे। तनीशिया अपने सिल्की बालों को पीछे करते हुए कहती है कि और वहाँ कई बाहर के लोग आकर बसे हुए हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे लिए सबसे सही जगह है। एस्कॉन इतनी सारी डिटेल्स को एक साथ समझने की कोशिश कर रहा था और वो कहता है कि लेडी तनीशिया, और तनीशिया उसकी ओर देखती है। तनीशिया को इतने पास आते देखकर एस्कॉन एम्बेरस फील कर रहा था और वो नीचे की ओर देखते हुए कहता है कि माय लेडी, आप बहुत ही ज्यादा करीब खड़ी हैं। तनीशिया उसे आश्चर्य से देखती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी छोटी बातों के लिए चिंतित होगा। वो पलटते हुए कुछ कदम पीछे चली जाती है और कहती है कि इसके लिए मुझे माफ करना और एस्कॉन बड़बड़ाते हुए कहता है कि सब ठीक है। एस्कॉन का चेहरा हल्का हल्का लाल हो गया था और उसे देखकर वो सोचती है कि शायद उसे वापस से बुखार हो गया है और वो उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बीमार नहीं हो। एस्कॉन अपने सिर को हिलाते हुए कहता है कि वो ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ है और इसके बाद में वो और ज्यादा एम्बेरस फील करने लगा और उसका चेहरा और लाल हो गया। यह देखकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसका टेम्परेचर चेक करते हुए उससे कहती है कि मुझे देखने दो, ऐसा लगता है कि शायद से तुम्हें बुखार हो गया है। तनीशिया अचानक से फ्रीज हो जाती है क्योंकि एस्कॉन उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपने आप को उसे छूने नहीं देता है। तनीशिया आश्चर्य से उसे देखती है क्योंकि वो उसके ऐसे व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी और वो कहती है क्या हुआ। एस्कॉन एम्बेरस फील कर रहा था और उसका चेहरा हल्का पिंक हो गया था। वो कहता है कि लेडी तनीशिया, क्या आप सभी के साथ ऐसा ही व्यवहार करती है क्या। तनीशिया कुछ समझ नहीं पा रही थी और वो कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और वो तनीशिया को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या आप सभी का टेम्परेचर इसी तरह चेक करती है जैसे कि आपने मेरा किया है। वो कहती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो और किसी को भी बुखार हो जाने पर आखिर मैं उनकी परवाह क्यों करूंगी और मैं तुम्हारी परवाह इसलिए करती हूँ क्योंकि यह तुम हो। तनीशिया चिंतित होती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें मेरा इस तरह तुम्हारा बुखार चेक करना ठीक नहीं लगता। एस्कॉन उसके हाथ को पकड़े हुए था और वो कहती है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे हाथ भी बहुत ज्यादा गर्म है। तनीशिया को ऐसे कहते देखकर वो और ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और जल्दी से अपने हाथ को खींच लेता है। वो तनीशिया से कहता है कि इसके लिए मुझे माफ करना माय लेडी और तनीशिया उसे आश्चर्य से देखती रहती है और वो कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पक्का बुखार हो गया है। एस्कॉन अपने अजीब व्यवहार को देखकर अपने चेहरे को घुमा लेता है और अपने हाथ से ढकते हुए कहता है कि मुझे कोई बुखार नहीं है, बस मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वो जल्दी से अपनी सीट पे से खड़ा होता है और कहता है कि जो जगह आपने बताई है मैं उसका ध्यान रखूंगा और मैंने अपना भोजन खत्म कर लिया है, क्या अब मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ। यह सब देखकर तनीशिया उसे आश्चर्य से देखती रहती है और एस्कॉन जल्दी जल्दी दरवाजे की ओर बढ़ता रहता है। वो जल्दी से दरवाजा खोलता है और वहाँ जरीना होती है और वो जल्दी से चला जाता है। यह देखकर जरीना सरप्राइज होती है और वो अंदर आकर कहती है क्या कुछ हुआ है माय लेडी। मैंने उसके चेहरे को ऐसे लाल होते हुए नहीं देखा है और तनीशिया उससे कहती है कि आखिर तुम यह सब क्यों पूछ रही हो। जरीना के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज के बारे में उत्साहित है और तनीशिया उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या देख रही हो। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है माय
माय लेडी। और तनेशिया उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं एस्कॉन को फिर से परेशान कर रही हूँ। मेड उससे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और आपने ऐसा किया भी है तो मैं आपसे इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी। मैं बस थोड़ा आश्चर्य में थी और मैं इतना ही कहूँगी कि आप हाल ही में एस्कॉन के साथ अच्छा व्यवहार कर रही हैं। और तनेशिया उससे कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। एस्कॉन जल्दी से अपने कमरे में आ जाता है और उसे बंद करके उसके पास ही खड़ा हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा था और उससे उसका चेहरा लाल हो गया था। वो सोचता रहता है कि आखिर वो उससे इतनी आसानी से बात कैसे कर सकती है। एस्कॉन सोचता रहता है कि उसने इस बारे में भी उनसे झूठ बोला है कि उसने कल रात जो ज्वेलरी उसे दी थी उसने उसे सेफ जगह पे छुपा दिया है, जबकि वो सारी रात उस ज्वेलरी को देख रहा था। यदि वो सारी रात ऐसा नहीं करता तो उसे लगता कि यह सिर्फ एक सपना है। और जब सुबह होने वाली थी तब उसे नींद आई थी और यह पहली बार था जब उसे लैब से भागने के बाद में कोई बुरा सपना नहीं आया था, बल्कि लेडी तनेशिया का सपना आया था और जिसमें वो उसकी ओर स्माइल कर रही थी। लेकिन जब वो लेडी तनेशिया से आज सुबह बात कर रहा था तो उनकी सेंट और उनकी आवाज सुनकर उसे अलग सा ही महसूस हो रहा था। वो सोचता रहता है कि जिस प्रकार उसे तनेशिया अपने सपने में दिखी थी उससे वो कई ज्यादा अलग लग रही थी। वो अपने सपनों के बारे में सोचता रहता है जिसमें उसकी बीती यादें सपनों में आती हैं और उसमें तनेशिया उसे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी और उसे स्टार्स को दिखा रही थी। और वो पल याद आता है जब उसे तनेशिया कहती रहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें यहाँ बॉल में आकर अच्छा लगेगा। वो उसकी शाइन करती ब्लू आईज के बारे में सोचता रहता है जो कि उसे चमकते हुए स्टार्स की तरह दिखाई दे रही थी। और यह सब वो उसकी पिछली यादों से रियलाइज करता है कि वो कितनी ज्यादा सुंदर थी। और वो उस पल के बारे में सोचता है जब वो यहाँ से भाग रहा था और उसने उसकी मदद की थी। एस्कॉन को उसकी बातें याद आ रही थी। वो कह रही थी कि जैसे कि वो अपने पास रखना चाहती है और हमेशा उसकी रक्षा करना चाहती है। यह सब बातें सोचकर वो और ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है और अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लेता है और सोचता है कि लेडी तनेशिया बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और काइंड लेडी है। अगली सुबह तनेशिया से मिलने स्पेशलिस्ट आते हैं और वो तनेशिया से कहते हैं कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। एक व्यक्ति अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है कि मेरा नाम रॉबिन है और दूसरा व्यक्ति जिसने कि अपने हाथ पीछे कर रखे थे वो कहता है कि मेरा नाम टाइलर है। वो कहते हैं कि हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें मार्किस ब्रेलोफ ने बुलाया है ताकि हम उस प्रयोगशाला के बारे में बात कर सके जिसे हम बनाने वाले हैं। तनेशिया उनसे कहती है कि मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, आइए बैठिए। तनेशिया को अपने पिता की याद आती है। उन्होंने कहा था कि वो एक्सपर्ट को उसके पास भेजेंगे जिन्हें प्रयोगशाला के बारे में काफी जानकारी है। वो सोचती है कि यह दोनों वो एक्सपर्ट है जिनके बारे में उसके पिता ने उसे बताया था। वो सोचती है कि अगर उसके पिता ने उन्हें हायर किया है तो वो जरूर भरोसेमंद व्यक्ति होंगे। वो उनसे कहती है कि क्या आपने प्रयोगशाला के लिए जगह तय कर ली है। वो अपने पेपर्स को पलटते हुए कहते हैं कि हाँ, हमने कई अच्छी जगह की सूची बना ली है। वो टेबल पर एक मैप रखते हैं जिसमें रेड सर्कल बने हुए थे और वो कहते हैं कि हमने कैपिटल की आसपास की जगह को चूज नहीं किया है क्योंकि इससे आपके प्रयोग में परेशानी उत्पन्न हो सकती है और हमने आसपास की उन सभी चीजों को हटा दिया है जो बहुत दूर थी क्योंकि इससे आपके आने जाने में मुश्किल होती है। तनेशिया अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहती है कि मुझे ये वाली साइड ज्यादा अच्छी लगी जो कि बाहरी इलाके में है और सबसे ज्यादा बड़ी है। रॉबिन उससे कहता है कि क्या आपके लिए वहाँ जाने आने में परेशानी नहीं होगी। तनेशिया उनसे कहती है कि बिल्कुल नहीं, यह मेंशन से ठीक दूरी पर है। वो तनेशिया को कुछ पेपर देते हुए कहते हैं कि हम प्रयोगशाला के बाहर और अंदर के भागों के कुछ प्रिंट तैयार करके लाए हैं। तनेशिया उन पेपर्स को लेती है और उन्हें ध्यान से देखती है। तनेशिया गहरी सांस लेते हुए कहती है कि क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और रॉबिन उनसे कहता है कि तो क्या आप इसमें कुछ विशेष चाहती हैं। वो उन्हें कहती है कि मुझे इसमें अंडरग्राउंड बेसमेंट भी चाहिए और हो सके तो मुझे प्रयोगशाला से निकलने के लिए अधिक से अधिक गुप्त रास्ते बनवाने हैं। वो दोनों उसकी बातें सुनते रहते हैं और वो कहती रहती है कि मुझे उसमें एक फूड स्टोरेज भी चाहिए जो कि इमरजेंसी में काम आ सके और प्रयोगशाला की दीवारें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो बाहरी हमलों को सहन कर सके। यह सब सुनकर टाइलर कहता है कि लेडी तनेशिया, यह सब सुनकर ऐसा लगता है कि आप कोई किला बनवाना चाहती हैं। तनेशिया अपनी चिन्ह के हाथ लगाते हुए कहती है कि हाँ, आपने सही कहा, मैं ऐसा ही कुछ चाहती हूँ। वो सोचती रहती है कि वैसे भी इमारत का निर्माण तो हो ही रहा है और इसे सिर्फ प्रयोगशाला के रूप में उपयोग करना व्यर्थ है। वो अपनी फिंगर से इशारा करते हुए कहती है कि हाँ, मुझे ठीक ऐसी ही बिल्डिंग बनानी है। या उन्हें बताती है कि उसे किस प्रकार की प्रयोगशाला चाहिए जिसमें एक बेसमेंट
बेसमेंट, भंडार घर और दीवारें मजबूत होनी चाहिए ताकि वो किसी भी हमले को सहन कर सके। यहाँ तक कि उसे बाहर निकलने के लिए कई दरवाजे चाहिए ताकि वो बिना किसी को पता लगे वहाँ से आ जा सके। यह सुनकर टाइलर उसे झिझकते हुए पूछता है कि क्या आप सैन्य किले का निर्माण करवाना चाहती हैं? तनेशिया उनसे स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, मैं ऐसा ही कुछ बनवाना चाहती हूँ। वो उससे कहता है कि अगर आप इस तरह की प्रयोगशाला बनवाना चाहती हैं तो इसके लिए पहले हमें इंपीरियल पैलेस से परमिशन लेनी पड़ेगी। कानून के मुताबिक इस तरह का किला नहीं बनाया जा सकता है और इसे बनाने के लिए एम्परर की मंजूरी लेना जरूरी है। तनेशिया उनसे कहती है कि मुझे इस बारे में सब पता है, लेकिन क्या एक मजबूत किला और आने जाने के लिए गुप्त सुरंगें बनवाना क्या एक बड़ी बात है? रॉबिन जल्द से तनेशिया से कहता है कि नहीं नहीं, इसे बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है और इसमें उसे कोई परेशानी नहीं है। वो कहते रहते हैं कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो लेडी तनेशिया की बात सही है, लेकिन इसमें इन सबको जोड़ना थोड़ा मुश्किल है। और रॉबिन धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है कि अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तनेशिया उनसे कहती है कि आप दोनों के कहने का मतलब मैं समझ रही हूँ और यह सुनकर वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। वो उनसे कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर से दिखने में बिल्डिंग कैसी लगती है, बल्कि वो तो ये चाहती है कि बिल्डिंग को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाया जाए। वो स्माइल करते हुए कहती है कि मेरे लिए मैटर वो करता है कि वो अंदर से कैसा बना है और मैं आप पे विश्वास करती हूँ कि जैसा मैंने कहा है आप उसे वैसा ही बनाएंगे, वो भी बिना किसी को इस बारे में पता लगे। इसके बाद तनेशिया खुशी से गुनगुनाते हुए बगीचे में घूमती रहती है और अपनी सक्सेसफुल मीटिंग के बारे में सोचती रहती है। वो कहते हैं कि हम सब समझ गए और वैसे भी लॉर्ड ब्रेलोफ ने हमसे कहा था कि जिस प्रकार की प्रयोगशाला यंग लेडी बनवाना चाहती है उसके मुताबिक ही उसे बनाना, और जब हम अगली बार आएंगे तो जैसा आपने कहा है वैसे ही ब्लूप्रिंट तैयार करके लेके आएंगे। यह सुनकर तनेशिया कहती है कि यह तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मैं आपसे अगली बार मिलने के लिए उत्साहित हूँ। वो खुश होती है क्योंकि वो जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा था और अब उसके पास बहुत से रास्ते थे अपनी मृत्यु से बचने के, और जैसा कि कहानी में हुआ था वो उसे आसानी से बदल सकती थी और अपनी मृत्यु से भी बच सकती थी। वो वहाँ से गुजरती रहती है कि अचानक से उसे आवाज सुनाई देती है और वो सोचती है कि ये कैसी आवाज है। तनेशिया उस ओर देखती है जहाँ नोजिया अपने मैजिक को कंट्रोल करती रहती है और उसके चारों ओर वाटर की एक लेयर बन रखी थी। नोजिया अपने मैजिक को कंट्रोल करती रहती है और तनेशिया उसे पीछे से देखती रहती है। वो सोचती है कि क्या उसे उससे जाकर बात करनी चाहिए, लेकिन वो अपने मैजिक पर कंसंट्रेशन कर रही है। तनेशिया उसे देखकर सोचती रहती है कि वो अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही है ताकि वो उसे अच्छे से कंट्रोल कर पाए। नोजिया का पूरा ध्यान अपने मैजिक पर होता है और वो वाटर को एक जार में डालने की कोशिश करती रहती है। वो उसे सफलतापूर्वक जार में डाल लेती है और वो गहरी सांस लेते हुए अपने पसीने को पोंछती है और यह देखकर तनेशिया सोचती है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर रही है और इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई दिखाई दे रही है। वो नोजिया को देखकर सोचती रहती है कि भले ही उसके पास बहुत सी पावर हो, लेकिन वो उसे बिना रुके लगातार यूज करती रहेगी तो यह अच्छा नहीं होगा। वो अपने कलाई पर बंधे ब्रेसलेट को देखते हुए सोचती रहती है कि अगर उसे भी मैजिकल स्टोन में मैजिक का निरंतर उपयोग करना है तो इसके लिए उसमें किसी प्रकार की विधि को विकसित करना होगा। वो नोजिया को देखकर सोचती रहती है कि वैसे भी उसे बिना कोई रीजन के टोकना उसके अभ्यास में बाधा बन सकता है, इसीलिए उसे यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। वो वहाँ से जाने ही लगती है कि अचानक से उसे नोजिया की आवाज सुनाई देती है और वो चिंतित होकर उसकी ओर देखती है। नोजिया ने अपना हाथ कसकर पकड़ रखा था और वो डर से कांप रही थी। यह देखकर वो वहाँ पर रुक नहीं पाती है और नोजिया को आवाज लगाती है। तनेशिया की आवाज सुनकर नोजिया सरप्राइज हो जाती है और वो जल्द से उसके पास आती है और नोजिया उससे कहती है कि सिस्टर आप यहाँ क्या कर रही हैं? तनेशिया उससे कहती है कि मैं यहाँ पास से ही गुजर रही थी और अचानक से मैंने तुम्हारी आवाज सुनी और मैं जल्द से यहाँ आ गई। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नोजिया ने अपने हाथ को कसके पकड़ रखा था और वो कहती है कि मैं अपने मैजिक से पानी को कांच के जार में डाल रही थी कि अचानक से वो टूट गया। तनेशिया उससे कहती है कि पहले मुझे अपना हाथ दिखाओ। उसके हाथ पर चोट लग जाती है जहाँ से ब्लड निकल रहा था। ये देखकर तनेशिया कहती है कि बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है, सबसे पहले हमें इसे रोकना होगा। क्या तुम्हारे पास रुमाल या और कुछ है? नोजिया कहती है कि मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं आज रुमाल लाना भूल गई। तनेशिया अपनी स्कर्ट को कसकर पकड़ती है क्योंकि वो भी अपना रुमाल वहीं भूल गई थी। वो उससे कहती है कि आप यहीं मेरा इंतजार
इंतजार कीजिए, मैं जल्द से नौकरानी को बुलाकर लाती हूँ। तनीशिया वहाँ से जाने ही वाली होती है कि अचानक से उसे बिजली के गरजने की आवाज सुनाई देती है और वो वहीं रुक जाती है। अचानक से तेज बारिश होने लगती है और यह देखकर तनीशिया सोचती है कि आखिर बारिश को भी इसी वक्त होना था क्या। वो नोज़िया से कहती है कि क्या तुम अपनी एबिलिटी का यूज करके बारिश को रोक सकती हो। नोज़िया अपना सिर हिलाते हुए कहती है कि मैं वैसे तो अपनी एबिलिटी से छाता बना लेती थी, लेकिन मैंने अपने मैजिक का इतनी बार यूज किया है, इसीलिए मैं थक गई हूँ और मैं अब अपनी एबिलिटी का यूज नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे माफ करना। यह सुनकर तनीशिया नीचे देखते हुए कहती है कि अब मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तनीशिया अपनी स्कर्ट के एक कॉर्नर को पकड़ती है और उसे फाड़ देती है। उसमें से वो एक लंबा सा कपड़ा निकालती है ताकि वो उसके हाथ पर बांध सके। यह देखकर नोज़िया सरप्राइज हो जाती है और वो कहती है कि सिस्टर, आप ये क्या कर रही हैं? वो उस कपड़े को नोज़िया के हाथ के बांधते हुए कहती है कि अभी के लिए इसे बांध लो, जिससे कि ज्यादा ब्लड ना निकले और ध्यान रखना कि इस पर बारिश की बूंदें ना गिरे। तनीशिया अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहती है कि मैं जल्द से मेंशन में जाती हूँ और मदद के लिए किसी को बुलाकर लाती हूँ। यह देखकर नोज़िया सरप्राइज हो जाती है और वो कहती है कि क्या आप बारिश में ऐसे ही भीगते हुए जाएंगी? तनीशिया बारिश में भीगते हुए जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक है, मैं जल्द से किसी को लेकर आती हूँ, आप मेरा यहीं पेड़ के नीचे इंतजार करना। वो वहाँ से चली जाती है और यह देखकर नोज़िया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। इसके बाद वो दोनों मेंशन के अंदर आ जाती है और नौकरानियां उन्हें देखकर परेशान होती है और वो कहती है कि माय लेडी, क्या आप बारिश में भीग गई हैं? तनीशिया अपने बालों को टॉवल से सुखाती रहती है और वो कहती रहती है कि आपके कपड़े भी पूरी तरह बारिश में भीग गए हैं और अगर आपको इससे जुकाम हो गया तो। तनीशिया उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती है और वो नोज़िया को देखती रहती है कि क्या वो ठीक है। नोज़िया को उसकी मेड कहती रहती है कि मैं आपके लिए गर्म पानी तैयार कर देती हूँ जब तक आप अपना ट्रीटमेंट करवा रही हैं, और नोज़िया उन्हें धन्यवाद कहती है। उसे देखकर तनीशिया राहत की सांस लेती है और वो सोचती है कि अगर वो वहाँ से आज गुजर रही नहीं होती तो शायद कुछ बुरा भी हो सकता था, लेकिन अच्छा है कि उसकी चोट जानलेवा नहीं है और अगर वो बारिश में वहाँ अकेले ही होती तो उसे बारिश में अकेले ही कष्ट उठाना पड़ता। अचानक से उसकी नजर उसके हाथों पर जाती है जो कि ब्लड में हो रखे थे, इसीलिए वो सोचती है कि उसे अपने हाथ धो लेने चाहिए। तनीशिया अपने हाथों को वॉश करती है और उन्हें सुखाते हुए सोचती रहती है कि आज का दिन बड़ा ही थका देने वाला था। अचानक से उसे आवाज आती है कि लेडी नोज़िया को आखिर चोट कैसे लगी। यह सुनकर वो शॉक हो जाती है। दरवाजे के बाहर से आवाजें आती रहती है कि आखिर उन्हें अचानक से चोट कैसे लगी। दूसरी लेडी कहती है कि मैंने लोगों से सुना है कि लेडी तनीशिया ने उन्हें पीछे से आकर धक्का दे दिया था। वो कहती रहती है कि क्या उन्होंने सच में ऐसा किया, और दूसरी वाली कहती रहती है कि हाँ जरूर उन्होंने ही किया होगा क्योंकि वो कुछ दिनों से शांत थी और जब उन्होंने लेडी नोज़िया को अपनी एबिलिटी यूज करते हुए देखा होगा तो यह देखकर उन्हें ईर्ष्या हुई होगी। तनीशिया उनकी बातों को सुनती रहती है और वो सोचती है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये नोज़िया की नौकरानियां हैं जो कि उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां कर रही हैं। वो सोचती रहती है कि उसे उन्हें इसका जवाब देना चाहिए और वो दरवाजे के हैंडल को पकड़कर खोलने लगती है, लेकिन वो यह सोचकर रुक जाती है कि वो पूरी तरह से गलत भी नहीं कह रही है क्योंकि अगर उसका पहले का व्यवहार देखा जाए तो वो सही है। वो सोचती है कि उसे और परेशानियां नहीं बढ़ानी चाहिए क्योंकि वैसे भी वो अपनी बदनामी प्रतिष्ठा से अच्छी तरह वाकिफ है और उसे उन लोगों पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो यह सब सोचती रहती है कि अचानक से उसे आवाज आती है, आखिर तुम सब किस बारे में बात कर रही हो? मेरी बहन मेरा ट्रीटमेंट करवाने के लिए बारिश में यहाँ दौड़कर जल्दी से आई और आप सब इतनी आसानी से यह सब कैसे कह सकती हैं बिना इस बारे में जाने? वहाँ और कोई नहीं, नोज़िया खड़ी रहती है। यह देखकर नौकरानियां चुप हो जाती हैं। यह सब सुनकर तनीशिया सोचती है कि आखिर नोज़िया यहाँ क्या कर रही है। वो नोज़िया से कहती है कि लेकिन यह सच है क्योंकि लेडी तनीशिया आपको हमेशा परेशान करती रहती है और ये सच ही होगा कि इस बार भी उन्होंने ही कुछ किया होगा इसीलिए आपको चोट लगी है। नोज़िया गुस्से से कहती है कि अब ये सब कहना बंद करो और यह सब देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सबके बारे में गलत थी। वो कहती रहती है कि अब तक मैंने इसे अनदेखा किया क्योंकि मैं यह सोचती थी कि आप सब मेरी चिंता करती हैं, लेकिन इस बार तो आप सभी ने अपनी सीमा ही पार कर दी। तनीशिया के बारे में बातें करती रहती है और वो वहाँ आ जाती है और उन्हें कहती है कि अब बस बहुत हुआ, तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए। वो कहती रहती है कि लेकिन यह सच है, वो आपको हमेशा नीचा दिखाती रहती है।
नोज़िया उनसे कहती है कि अब तक मैं इसीलिए चुप रही क्योंकि आप मेरी परवाह करती थी, लेकिन अब बस बहुत हुआ, मैं ये अब नहीं सुनना चाहूंगी। नोज़िया उनसे कहती है कि आप लोगों ने बहुत सी अफवाहें फैलाई है और इसके लिए आपको सजा मिलेगी। मैं हेड बटलर से इस बारे में बात करूंगी और इसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। यह सुनकर दोनों नौकरानियां नोज़िया को समझाने लगती है और नोज़िया उनकी कोई बात नहीं सुनती है। वो अपनी बात पर डटी रहती है और उनसे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है। वो अब और कुछ नहीं सुनना चाहती थी, इसीलिए वो उनसे कहती है कि अब मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ, इसीलिए आप यहाँ से जाइए। नोज़िया को इस तरह गुस्से में देखकर वो वहाँ से चली जाती है और नोज़िया वहाँ खड़ी रहती है। तनीशिया अपने हाथों को बांधकर वहाँ खड़ी रहती है और सोचती रहती है कि ऐसा लगता है कि मुझे कुछ देर यहाँ और रुकना चाहिए और उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तनीशिया अचानक से सरप्राइज हो जाती है जब नोज़िया आवाज लगाती है कि सिस्टर, क्या आप वहाँ हैं? नोज़िया वहाँ गेट के बाहर खड़ी रहती है और वो कहती रहती है कि मुझे माफ करना, जब से आप वहाँ से गई हैं मैं आपको ढूंढ रही थी और मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आपको ऐसे सुनने को मिलेगा, इसीलिए मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। वो दोनों बस मेरी परवाह करती हैं, इसीलिए ऐसा कह रही थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ थी। तनीशिया उसकी बातों को ध्यान से सुनती रहती है और दरवाजा खोलती है ताकि उनके बीच और कोई गलतफहमी ना हो और वो बात कर सके। तनीशिया बाहर आ जाती है और वो कहती है कि उनका कहना पूरी तरह से गलत भी नहीं है और इसके लिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है नोज़िया। तनीशिया कहती रहती है कि वैसे भी मैं उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती और आपको भी उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। यह सुनकर नोज़िया कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती और इसे मैं हमेशा ध्यान में रखूंगी और आप मुझे ये सच सच बताइए कि उनकी बातों से आपको ठेस पहुंची है। नोज़िया की बातें सुनकर वो खुश होती है और स्माइल करते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उससे कहती रहती है कि वैसे आप अकेले वहाँ अपनी एबिलिटी का यूज क्यों कर रही थी, और अगर आप अभ्यास कर रही थी तो आपको एक नौकरानी को साथ ले जाना चाहिए था। नोज़िया कहती है कि मैं एक ही एबिलिटी का यूज बार बार करने वाली थी और इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो एक ही एबिलिटी को 4 घंटे तक देखते देखते परेशान हो जाए। वो कहती है कि 4 घंटे तक, आखिर आप एक ही एबिलिटी को 4 घंटे तक क्यों प्रैक्टिस कर रही थी? और नोज़िया उसे कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि एकेडमी फेस्टिवल जल्द ही आने वाला है। एकेडमी फेस्टिवल का नाम सुनकर अचानक से तनीशिया को ओरिजिनल स्टोरी जो कि उसने पढ़ी थी उसके बारे में याद आता है। उसे याद आता है कि ओरिजिनल कहानी में यह था कि स्पेशल एबिलिटी वाले हर वर्ष इस फेस्टिवल में एकत्रित होते हैं जहां वो अपनी स्किल्स और एबिलिटी का प्रदर्शन करते हैं, इसीलिए इस फेस्टिवल को एकेडमी फेस्टिवल कहते हैं। और वन एम्पायर में यह सिर्फ एक छोटा सा इवेंट नहीं है बल्कि एक ऐसा समय है जब आसपास के देशों के अनगिनत लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, जहाँ नोज़िया को बेस्ट एबिलिटी वाला कैंडिडेट माना जाता है और उसे वोट किया जाता है और अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें कम समय में अपने टैलेंट में सुधार को दिखाया जाता है। तनीशिया सोचती रहती है कि तो इसीलिए वो इतनी मेहनत से प्रैक्टिस कर रही थी और वो कहती है कि इतनी देर प्रैक्टिस करके आप थक गई होंगी नोज़िया। नोज़िया तनीशिया को आश्चर्य से देखती रहती है और तनीशिया उससे कहती है कि आप अपनी प्रतिष्ठा और स्थिति की हमेशा रक्षा करने का प्रयास करती हैं। नोज़िया तनीशिया को देखती रहती है और वो कहती है कि मैं ठीक हूँ सिस्टर, और यह कुछ ऐसा है जो मैं हमेशा से करती आई हूँ। तनीशिया अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो आगे बढ़ते हुए उसके सिर को सहलाती है। नोज़िया अपनी बहन को आश्चर्य से देखती है और वो धीरे से झिझकते हुए कहती है कि सिस्टर, क्या आप मेरे सिर को सहला रही हैं? तनीशिया उससे कहती है कि तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, इसीलिए मैं तुम पर गर्व करती हूँ। और वो स्माइल करते हुए कहती है कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आपका शुक्रिया नोज़िया। नोज़िया अपनी बहन की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उससे कहती है कि यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई सिस्टर। तनीशिया सोचती रहती है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता इतना गहरा हो जाएगा, और यह सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा काइंड और क्यूट हो। अगली सुबह तनीशिया स्टडी करती रहती है और वो सोचती रहती है कि अब मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में यह था कि एकेडमी फेस्टिवल में वो दोनों मिलते हैं और इस तरह कहानी आगे बढ़ती है। वो सोचती रहती है कि नोज़िया और रोहिल की पहली मुलाकात इंपीरियल पैलेस में हुई थी और ये दूसरी बार है जब उनकी मुलाकात वापस से दोबारा होगी, और ये वो जगह है जहाँ वो सेकंड मेल कैरेक्टर से मिलेगी जो कि स्टोरी में पहली बार दिखा था, और वो नोज़िया को पसंद करने लगेगा। वो सोचती रहती है कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि रोहिल और नोज़िया जब पहली बार मिले थे तो एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, और यह सब देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसा है मुझे वैसा ही उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो उसकी वजह से हुआ था, क्योंकि उसने स्टोरी के सीन को थोड़ा चेंज कर दिया था, लेकिन वो अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो इस बार इन सब से दूर रहेगी। प्रोफेसर वन्नन भी बहुत देर से वहीं खड़े थे और वो तनीशिया पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन तनीशिया का ध्यान कहीं और था। वो अपना गला साफ करते
करते हुए कहते हैं तनीशिया। वो उनकी ओर देखती है और वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो कल की ही बात थी जब आपने मुझसे कहा था कि आप मुझसे मैजिकल इंजीनियरिंग सीखना चाहती हैं, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान कहीं और ही है। तनीशिया उनसे कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनसे कहती है कि मेरे दिमाग में बस कुछ चल रहा है इसीलिए, और वो उसकी ओर अपनी फिंगर से इशारा करते हुए कहते हैं कि जो भी हो, लेकिन यह याद रखना कि आप मेरे नाम को एकेडमी फेस्टिवल में खराब मत करना। यह सुनकर तनीशिया सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है कि क्या कहा आपने, आप अचानक से एकेडमी फेस्टिवल की बात क्यों करने लगे। वो तनीशिया को कहते हैं कि क्या मटेला ने आपको बताया नहीं इस बारे में। मैं आने वाले एकेडमी फेस्टिवल में जज के रूप में भाग लेने वाला हूँ। तनीशिया आश्चर्य में रहती है और वो उनसे कहती है कि अभी अभी आपने कहा कि मेरे नाम को खराब मत करना, क्या इसका मतलब यह है कि मैं भी आपके साथ साथ कंपटीशन में भाग ले रही हूँ। प्रोफेसर वर्नन उससे कहते हैं कि ये तो निश्चित है कि आप भी भाग लेंगी। वो उससे कहते रहते हैं कि अब मुझे यह मत कहना तनीशिया कि आप आपको एक साधारण सी लड़की समझती हैं, क्योंकि आप मैजिकल इंजीनियर की जीनियस हैं। यह सुनकर तनीशिया सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसके टीचर उसे एक जीनियस समझते हैं। वो उससे कहते रहते हैं कि मुझे 10 साल लगे उन मैजिकल स्टोन के बारे में विश्लेषण करने और उनको समझने में, लेकिन ये सब आपने सिर्फ किताबों को पढ़कर ही सीख लिया। यह सुनकर वो सोचती रहती है कि उसने किस तरह से बुक्स पढ़ के अपने ब्रेसलेट के बारे में सब कुछ जान लिया और उसे अनलॉक कर लिया। वो उससे कहते रहते हैं कि आप एकेडमी फेस्टिवल में भाग लेने के लिए पूरी तरह योग्य हैं। तनीशिया उनकी बातों को सुनती रहती है और वो सोचती है कि इसका मतलब अब वो भी एकेडमी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकती है, और वो उससे कहती है कि आपके कहने का मतलब यह है कि मैं भी एकेडमी फेस्टिवल में एंटर कर सकती हूँ और मेरी मैजिकल इंजीनियरिंग की स्किल्स को दिखा सकती हूँ। वो उसकी टेबल पर एक पेपर रखते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हो। उस पेपर में गन का पैटर्न बना हुआ था जो कि उसने पहले बनाया था, और वो कहते हैं कि इसके जरिए तुम उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हो। वो उसे देखकर सोचती है कि यह तो वही गन है जिसने उसे ड्रॉ किया था ताकि वो इसे बना सके, और वो उनसे कहती है कि लेकिन यह अभी तक फिनिश नहीं हुई है। प्रोफेसर वर्नन स्माइल करते हुए कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक फैक्ट है कि आप इस हथियार को बनाने में सक्षम है, इसीलिए लोग यह जानकर ही बेहोश हो जाएंगे। यह सुनकर तनीशिया सरप्राइज हो जाती है क्योंकि अगर उसे लोगों को इम्प्रेस करना है तो उसे इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तनीशिया उनसे कहती है कि टीचर, आपने जब मुझे अपना स्टूडेंट बनाया था तो क्या आपने पहले से ही इस पल के बारे में सोच लिया था। और वो कुछ नहीं बोलते हैं। यह देखकर तनीशिया सोचती है कि इसका मतलब वो बहुत पहले से ही मेरे इन्वेंशन को सबको दिखाना चाहते थे। वो उससे कहते हैं कि क्या आप ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि मैं तो मैजिकल इंजीनियरिंग की क्षमता के बारे में सबको बताना चाहता था। वो सोचती रहती है कि उसे लगा था कि जैसा पहले था वैसा ही होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो यह सोचकर स्माइल करती रहती है कि अब वो खुशी और जोश से उसमें पार्टिसिपेट करेगी और सभी चीजों पर ध्यान रखेगी कि सब सही तो चल रहा है ना। वो प्रोफेसर को देखते हुए कॉन्फिडेंस से कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं आपके साथ मिलकर इस हथियार को विकसित करने पर काम करूंगी। वो सोचती रहती है कि ऐसा नहीं है कि मैजिकल स्टोन को एक निश्चित काल के लिए उपयोग किया जाता है, यहाँ तक कि उसका मैजिकल ब्रेसलेट जिसमें कि लाइट मैजिक है उसका भी 3 बार से ज्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता है। और यही बात मैजिकल इंजीनियरिंग की गन पर भी लागू होती है, इसीलिए 3 गोलियां चलाने के बाद में हथियार बेकार हो जाएगा। वो अगली रात अपने बिस्तर में सोते हुए सोचती रहती है कि यदि उसे एकेडमी फेस्टिवल में अगर कुछ हासिल करना है तो उसे कम से कम उन 3 गोलियों की मारक क्षमता को और अधिक शक्तिशाली बनाने का तरीका ढूंढना होगा। वो कोई भी काम करते हुए अपने पेपर्स को लेकर सोचती रहती है कि अगर वो यह करने में सफल नहीं रही तो एक हथियार के रूप में बंदूक का मूल्य गिर जाएगा और फेस्टिवल में उसके विचार प्रस्तुत करने का मौका उसके हाथ से चला जाएगा। वो चलते चलते सोचती रहती है कि आखिर उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो उस गन की फायर पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। तनीशिया अचानक से शॉक हो जाती है जब वो एक जानी पहचानी सी आवाज सुनती है, माय लेडी। तनीशिया उसकी ओर पलटते हुए देखती है और वो उससे कहता रहता है कि माय लेडी, आप ऐसा क्या सोच रही हैं कि आपको नहीं पता कि आप कहाँ जा रही हैं। अगर आप ऐसे ही चलती रही तो आगे जाकर भिड़ जाएंगी। तनीशिया आगे की ओर देखती है और वहाँ एक खंभा होता है और वो बड़बड़ाते हुए कहती है कि आप सही कह रहे हो, इसके लिए आपका शुक्रिया। वो उससे कहता है कि आप उस व्यक्ति से मिलने जा रही हैं जिसे आप टीचर कहती हैं। तनीशिया उससे कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है क्योंकि जल्द ही एकेडमी फेस्टिवल आने वाला है और आपको भी एकेडमी फेस्टिवल के लिए तैयार होना चाहिए क्योंकि आप मेरे साथ चलने वाले हैं। एस्कोन आश्चर्य से कहता है कि क्या मुझे भी वहाँ जाना है। तनीशिया अपनी बातों को रिपीट करते हुए कहती है कि क्या आपने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि एक धागा जो अपनी सुई के पीछे हमेशा चलता रहता है। यह सुनकर एस्कोन अपने सिर को हिलाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया माय लेडी।
तनीशिया स्माइल करते हुए कहती है कि तो अब आपने मेरे आदेशों को अस्वीकार करना बंद कर दिया है। एस्कॉन तनीशिया से कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपके आदेश को मना नहीं कर सकता हूँ। और तनीशिया उससे कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। वो उससे कहती है कि मैं अपने टीचर के पास रिसर्च लैब में जा रही हूँ। एस्कॉन उससे कहता है ठीक है, लेकिन क्या आप आज जल्दी आ जाएंगी? यह सुनकर तनीशिया आश्चर्य से कहती है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगी। और एस्कॉन उससे कहता है कि मैंने सुना है कि आज मैडम की डेथ एनिवर्सरी है। और यह सुनकर तनीशिया शॉक हो जाती है और वो सोचती है मैडम। वो सोचती है कि अगर एस्कॉन ने उसे मैडम कहा है तो इसका मतलब वो उसे अचानक से कहानी की यादें याद आती है जिसमें वो उसकी मदर होती है जिसे उसके पिता बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिनका नाम चार्ल्स ली रोजेना है। वो सोचती रहती है कि इसका मतलब यह है कि इस वक्त उसके पिता वाइन पी रहे होंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने कहानी को पढ़ रखा है और उसे पता है कि उसकी मदर की डेथ कैसे हुई थी। वो चिंतित होती है और एस्कॉन से पूछती है कि अभी उसके पिता कहाँ हैं। तनीशिया ने स्टोरी को पढ़ रखा था और उसे पता चलता है कि इसका मतलब उसके पिता अभी इस वक्त ड्रिंक कर रहे होंगे क्योंकि आज उसकी मदर की डेथ एनिवर्सरी है। और तनीशिया एस्कॉन से पूछती है कि अभी उसके पिता कहाँ हैं। और एस्कॉन उससे कहता है कि वो अपने रूम में हैं और ड्रिंक कर रहे हैं। ओलान अपने रूम में बैठे रहते हैं और वो ड्रिंक करते रहते हैं क्योंकि वो दुखी थे। वो शराब से उसके बारे में भूलना चाहते थे ताकि वो अपने आप को ज्यादा परेशान न करे। वो अपने गले में बंधे लॉकेट को उतारते हैं और उसे खोलकर उसमें अपनी वाइफ की फोटो को देखते रहते हैं। वो उस फोटो को देखकर अपनी बीती यादों को याद करते हैं जब वो छोटे थे और उनकी वाइफ भी एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी। वहाँ एक छोटा सा लड़का खड़ा होता है जिसने की व्हाइट शर्ट एंड ब्लू पैंट पहनी हुई थी। वो उससे कहती है कि आपका नाम क्या है? यह पहली बार था जब वो अपनी नैनी की बेटी से मिला था जिसका नाम कैरल था। यह देखकर उसकी नैनी कहती रहती है कि आपको यंग मास्टर को प्रॉपर नेम से बुलाना चाहिए। छोटी लड़की हल्का सा डरी होती है और वो अपनी हैट को उतारकर उसे पहनाता है। वो उसे स्माइल करते हुए कहता है कि मेरा नाम ओलान है। वो सोचता रहता है कि जब वो दोनों पहली बार मिले थे तो वो 8 साल का था और वो 5 साल की थी। उस वक्त वो दोनों अपनी क्लास के बीच के अंतर को नहीं समझते थे, इसीलिए जब भी वो बड़े लोगों के बीच होते थे तो वो एक दूसरे को प्रॉपर्ली एड्रेस करते थे, जैसे वो उसे यंग मास्टर कह के बुलाती थी। और जब वो दोनों अकेले होते थे तो एक दूसरे को अपने अपने नाम से पुकारते थे। वो दोनों बचपन से ही हमेशा साथ रहे हैं, इसीलिए उसकी हर यादों में कैरल है। वो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी और जब वो थोड़ी और बड़ी हुई तो वो बहुत ही ज्यादा शरारती थी, इसीलिए वो उसके साथ शरारत करती रहती थी। और जब वो बड़ी हुई तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी थी। ओलान सोचते रहते हैं कि कैरल के अलावा उसे और कोई नहीं समझ सकता है जैसे वो उसे समझती है। और जब वो उसके साथ रहता था तो उसे पता भी नहीं होता था कि उसका टाइम कब हो गया। वो उसके साथ बहुत लंबे समय तक रहा, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को नहीं जान पाया कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। और एक दिन जब वो दोनों पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और बातें करते रहते हैं, वो उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शादी करने जा रही हूँ। ओलान यह सुनकर कहता है कि आप यह क्या कह रही हैं? और वो कहती रहती है कि अब मेरी शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए मेरी माताजी कहती हैं कि वो जल्द ही चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं। मैं कुछ समय पहले ही मेन स्ट्रीट जनरल स्टोर के मालिक के बेटे के साथ डेट पर गई थी। और उसकी बातें सुनकर वो शॉक में होता है और सोचता रहता है कि आखिर मैं यह क्या सुन रहा हूँ। कैरल एक दूसरे व्यक्ति से शादी करने वाली है। ओलान सोचते रहते हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे व्यक्ति के साथ बिताना चाहती है और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहती है और उसके साथ हमेशा खुश रहना चाहती है। उस वक्त वो अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं और कैरल को किसी भी डेट पर जाने से रोकते रहते हैं। एक बार तो वो उसके पार्टनर से मिले और उसे इस बारे में धमकी भी दी। उन्होंने अपनी पावर का यूज करते हुए उससे कहा कि अगर जैसा मैंने कहा वैसा आप नहीं करेंगे तो आपको पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। वो सोचते रहते हैं कि उसका जैसा व्यक्ति कैरल से कभी शादी नहीं कर सकता। बात इतनी बढ़ गई थी कि आखिरी में जिसने उसे रोका वो और कोई नहीं कैरल थी। वो उससे कहती रहती है कि अब बस बहुत हुआ ओलान। वो उससे कहते रहते हैं कि आखिर आप किस बारे में बात कर रही हैं और मुझे इस बारे में सब पता है। आप उन सभी व्यक्तियों से मिले हैं जिन्हें मैंने डेट किया है या फिर जो मुझसे मिलने वाले थे। वो उससे कहती रहती है कि अगर आप यह इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आप मेरे बारे में चिंतित थे तो ये सब करना बंद कीजिए। और ओलान अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए उससे कहता है कि मैं तो बस, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है और उससे कहती रहती है कि मेरे लिए चिंतित होने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन यह
यह मेरा जीवन है और उसके डिसीजन मैं खुद ले सकती हूँ और मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि अब से आप मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का प्रयास मत कीजिए। वो सोचते रहते हैं कि कैरिल ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी जो कि दूसरों की बातों में आ जाए और वो ऐसी थी कि उनके प्यार में कोई भी पड़ जाए और इस बात का उन्हें भी अनुभव हुआ था। और जब ये बात उन्हें महसूस हुई तो उन्हें अलग सा फील होता था, जैसे कोई घुटन महसूस हो रही हो। यहाँ तक कि उन्हें यह भी एहसास हुआ कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो सब एक बेकार हरकतें थी और वो सब इसीलिए हुआ था क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए थे। वो गिल्टी सा फील करते हुए उससे कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं इस बारे में चिंतित था। वो उसकी बातों को समझ नहीं पाती है और उससे कहती है कि क्या कहा आपने, और वो उससे कहता है कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता। वो अपनी मुट्ठी को कसते हुए उससे कहते हैं कि और यह विचार कि आप मुझे छोड़कर किसी और व्यक्ति के साथ चली जाएंगी वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दुखद था। ओलान की बातों को सुनकर वो सरप्राइज हो जाती है और उससे कहती रहती है कि आखिर आप ये अचानक से कैसी बातें कर रहे हैं। ओलान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो उससे कहते हैं कि मैं आपको पसंद करता हूँ। यह सुनकर वो शॉक हो जाती है और समझ नहीं पाती है कि आखिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। वो उससे कहता रहता है कि नहीं नहीं, मैं आपको पसंद ही नहीं करता बल्कि मैं आपको बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आखिर वो उससे ऐसा कहेगा और वो उससे कहती है कि ओलान अब ऐसा मजाक करना बंद करो, यह बिल्कुल भी मजाक करने वाली बात नहीं है। ओलान उससे कहता है कि यह कोई मजाक नहीं है और मैं ऐसी बातों के बारे में आपसे कभी कोई मजाक नहीं करूंगा। यह सुनकर वो उससे कहती है कि अब बस बहुत हुआ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ओलान उसे रोकते हुए उसके हाथ को पकड़ता है और वो अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है कि नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे छोड़ दो। वो उससे कहता रहता है कि एक बार मेरी बात तो सुनो। वो अपने इमोशंस को और कंट्रोल नहीं कर सकती थी और वो चिल्लाते हुए कहती है कि अब ये सब बंद भी करो यंग मास्टर। ओलान उसे इस तरह गुस्से में देखकर नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर वो उसकी बात को क्यों नहीं सुनना चाहती। कैरिल गुस्से से उसे कहती रहती है कि क्या आपको इस बात का ध्यान भी है कि हम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते हैं और अब हम बच्चे नहीं हैं कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कैरिल को ऐसे कहते सुनकर वो सोचता रहता है कि ये आपने ठीक कहा, हम अब बच्चे नहीं रहे। वो सोचते रहते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े हुए हमें यह रियलाइज हुआ कि हम दोनों के बीच स्टेटस का कितना अंतर है और ये हम बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए थे। उस वक्त उसे कैरिल की आंखों में देखकर समझ में आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो सोचते रहते हैं कि वो कितने मूर्ख थे कि वो चाहते थे कि वो उसके सारे रिश्तों को खत्म कर दे। वो कहते रहते हैं कि कैरिल प्लीज मेरा इंतजार करना। वो कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि हमारे बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह पाएगा। उसे यह सब कहते देखकर कैरिल उससे कहती है कि आखिर तुम यह सब क्या कह रहे हो, और वो उससे कहते रहते हैं कि मैं सारी दुनिया को इस पर मजबूर कर दूंगा कि वो हम दोनों को समझ सके। वो अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कॉन्फिडेंस से कहते रहते हैं कि मैं आपसे इस बारे में प्रॉमिस करता हूँ। वो कहते रहते हैं कि जब मुझे अपने परिवार की सारी संपत्ति मिल जाएगी तो मैं अपने परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में और दूसरों के बीच अच्छे संबंध मजबूत करने में अपना पूरा योगदान दूंगा और वो ब्रेलोव परिवार की सत्ता को एक ऊंचे मुकाम पर ले जाने में सफल रहे। और यह सब उन्होंने कैरल के लिए किया ताकि वो सोसाइटी में साथ चल सके। कैरल बालकनी में खड़ी रहती है और वो ओलान से कहती रहती है कि मैं ये जानती हूँ कि आपके पास बहुत सी प्रेमिकाएं हैं। अगर आप मेरी जैसी आम लड़की से शादी करना चाहते हैं तो आपको आगे भविष्य में जाकर इस बात का जरूर पछतावा होगा। वो कैरल की ओर कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और उससे कहते हैं कि आप इस बारे में गलत हैं। वो उसे गले लगाते हुए कहते हैं कि मुझे इस बात का कभी पछतावा नहीं होगा कि मैंने आपको चुना। वो सोचते रहते हैं कि अभी भी उन्हें वो सभी पल याद हैं जो उन्होंने उनके साथ बिताए थे। वो पल जब उनकी शादी हुई थी और कैरल ने एक ब्यूटीफुल गाउन पहना हुआ था और तब वो बहुत खुश थे मानो सारी दुनिया उनकी हो। वो पल जब उन्होंने पहली बार तनेशिया और नोजिया को अपनी गोद में लिया था, तब मानो उनकी सारी विशेष पूरी हो गई हों। वो उनके लिए बहुत ही अच्छा पल था। उन्होंने उससे शादी की और उनकी बेटियां थी। उन्हें लगा था कि वो अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे और साथ में बूढ़े होंगे, लेकिन भाग्य को कौन बदल सकता है। एक रात ओलन अपनी वाइफ को लेकर बैठे हुए थे जो कि बुरी तरह से घायल थी। कैरल बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही थी क्योंकि उसके शरीर से बहुत सा ब्लड निकल गया था और वो पूरी तरह से अपने ही ब्लड में लथपथ हो रखी थी। यह सब देखकर ओलान डरा हुआ था और वो घबराते हुए उससे कहता है कि बस थोड़ी देर और डॉक्टर यहाँ जल्द ही आते होंगे। उस वक्त ओलान कोई बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे और अचानक से मेंशन में अनजान व्यक्ति आ जाता है और वो कैरल पर अटैक कर देता है और जब तक वो वहाँ पहुँचते सब खत्म हो चुका था। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उससे कहती है कि आप मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए, आप तनेशिया और नोजिया को अच्छे से पाल कर बड़ा करेंगे और उन्हें
हमेशा बहुत प्यार देंगे। ओलान किसी जरूरी काम से ट्रिप पर गए हुए होते हैं और अचानक से कोई मेंशन में आ जाता है और वो कैरल को घायल कर देता है। उसके शरीर से बहुत सा ब्लड बह चुका था और वो बहुत ही ज्यादा घायल थी। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उससे कहती है कि ओलान, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप तनीशिया और नोज़िया को बड़े ही प्यार से पालेंगे। वो उससे कहते रहते हैं कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपको अभी शांत रहना चाहिए। धीरे धीरे उसकी आवाज और धीमी होती जा रही थी। ओलान उनसे कहते रहते हैं कि अब आप और बात मत कीजिए, आपके बात करने से ब्लड और तेजी से निकल रहा है, इसीलिए प्लीज आप मत बोलिए। और वो कहती रहती है कि आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी बात मानेंगे, आप तनीशिया और नोज़िया को बड़े ही प्यार से पालेंगे। और उसकी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चिल्लाते हुए उससे कहता है कि आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, इसीलिए ऐसी बातें करना बंद कीजिए। मैं आपसे किसी भी तरह का वादा नहीं करने वाला, इसीलिए आप अभी चुप रहिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है और कहती रहती है कि नहीं, आप पहले मुझसे ये वादा कीजिए। यह सुनकर वो उसे गले लगाते हुए कहता है कि कैरल, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं तनीशिया और नोज़िया को बहुत ही ज्यादा प्यार से पालूंगा, भले ही आप हमारे साथ ना हो, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। वो शराब पीते हुए सोचते रहते हैं कि अगर मैंने उस दिन तनीशिया और नोज़िया का ख्याल रखने का वादा नहीं किया होता तो मैं चीजों को वही खत्म कर देता और उसके साथ साथ मौत को गले लगा लेता। कैरल की मृत्यु को 10 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी भी उस दिन का एक एक पल अच्छे से याद है कि किस तरह उन्होंने उनकी बाहों में दम तोड़ा था। अगर मैं उस हत्यारे को ढूंढता तो मैं कैरल का बदला उससे जरूर ले लेता, और अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ बैठकर शराब नहीं पी रहा होता। वो व्यक्ति जिसने बिना कोई परवाह के ब्रेलोफ मेंशन पर हमला किया और वो कैरल को मारकर चला गया, उस दिन से आज तक मैंने इस बात की पूरी तरह से छानबीन की ताकि मैं उस हत्यारे का पता लगा सकूं, लेकिन उन्हें उसका कोई भी सुराग या पता नहीं लगा, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि वो कोई हाई स्टेटस मैन है जिसे वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और वो सोचते रहते हैं कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जिसे वो इतनी बार ढूंढ चुके, लेकिन वो उनके हाथ लगकर भी उनसे छूट जाता है। वो उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं कि अचानक से जैन वहाँ आ जाता है। वो जैन को वहाँ देखकर उससे कहते हैं कि मैंने आपको अंदर आने के लिए मना किया था ना, फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? जैन ने अपने हाथों में खाने की प्लेट पकड़ रखी थी और वो उनसे कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा शराब पी रहे हैं माय लॉर्ड। वो आगे बढ़ते हुए उनसे कहता रहता है कि और आप शराब पीने में इतने अच्छे नहीं हैं। ओलान उससे कहता है कि अभी तक तो नहीं, अभी तक तो मैंने उतनी शराब पी ही नहीं जितनी मुझे पीनी चाहिए। वो टेबल के पास आकर उस खाने की प्लेट को रख देता है और यह देखकर ओलान कहता है कि यह क्या है, आप क्या लेकर आए हैं? वो डिश के ढक्कन को उठाते हुए कहता रहता है कि एक रसोई घर की नौकरानी ने हैंगओवर ठीक करने के लिए नाश्ता और भोजन तैयार किया है आपके लिए। मैं इसे अंदर इसीलिए ले आया क्योंकि वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी और अंदर आने से झिझक रही थी। उन्हें पता था कि उन्होंने मेड से कुछ भी नहीं मंगवाया है और वो कहते हैं कि मैंने तो उन्हें यह सब लाने को नहीं कहा। और जैन उनसे कहता है कि यह सब उन्होंने किया है, लेडी तनीशिया ने उसे ऑर्डर दिया था। वो जैन की ओर देखते हुए उससे आश्चर्य से कहते हैं कि क्या तनीशिया ने ऐसा किया? जैन उनसे कहता रहता है कि हाँ, यह जाहिर है कि उन्होंने पहले ही उसे बता दिया था कि आप शराब पीकर अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। यह सुनकर उन्हें पिछली बातें याद आती रहती है जब वो स्टडी कर रहे थे और मेड उनके लिए चाय लेकर आई थी। तब उन्होंने चाय नहीं मंगवाई थी, लेकिन वो चाय तनीशिया ने उन्हें भेजी थी ताकि वो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो। तब भी वो ऐसे ही सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अपने लिए तनीशिया को ऐसा कुछ करते देखकर वो मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। वो सोचते रहते हैं कि कैरल के जाने के बाद में हर एक दिन उनके लिए हेल के समान था, लेकिन इस बीच उनकी बेटी कब बड़ी हो गई इस बात का उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। वो यह सब जानकर खुश थे और वो उससे जेंटली स्माइल करते हुए कहते हैं कि यह सब करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं तनीशिया को चिंतित कर रहा हूँ। आमतौर पर ओलान अक्सर मेंशन छोड़ देते थे और नोज़िया भी देर तक सोना पसंद करती थी, इसीलिए वो साथ में खाना नहीं खा पाते थे। लेकिन उनकी मदर की डेथ एनिवर्सरी के अगले दिन वो सभी साथ में बैठकर खाना खाते थे। वो तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और तनीशिया और नोज़िया अपने पिता को गुड मॉर्निंग कहती है और वो भी उन्हें कहते हैं गुड मॉर्निंग सभी को। क्या आज सभी जल्दी उठ गए? और नोज़िया कहती है कि हाँ, मैं आज जल्दी उठ गई। वो खाना खाना शुरू कर देते हैं और ओलान तनीशिया से कहते हैं कि कल आपने जो खाना मेरे लिए भिजवाया था वो बहुत ही अच्छा था, इसके लिए आपका शुक्रिया तनीशिया। तनीशिया उनसे कहती है कि मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि आपको वो पसंद आया। मैंने आपके लिए वो खाना इसीलिए भिजवाया था क्योंकि मुझे लगा कि आपको अल्कोहल के अलावा कुछ और भी खाना चाहिए। तनीशिया स्माइल करते हुए कहती है कि अगर आप अल्कोहल पीना चाहते हैं तो अगली बार मुझे भी कहिएगा, हम साथ में पियेंगे। यह सुनकर उसके पिता सरप्राइज हो जाते हैं और वो उससे कहते
करते हैं कि साथ में बैठकर। वो कहती है कि हाँ, साथ बैठकर मेरे पास नॉन अल्कोहल है और जब मैं पीने की उम्र की हो जाऊंगी तो हम दोनों साथ में बैठकर अल्कोहल पियेंगे। अकेले पीने की अपेक्षा किसी के साथ मिलकर पीना बेहतर है। यह सुनकर नोजिया उनसे कहती है कि अल्कोहल सेहत के लिए खराब होता है और यह बहुत ही अच्छा होगा कि आप दोनों ही इसे ना पिए। और तनेशिया कहती है कि कुछ समय ऐसा भी होता है जब हमें पीना होता है और जब आप बड़ी हो जाएंगी तो आप यह सब समझ जाएंगी। और यह सुनकर नोजिया उससे कहती है, क्या सच में? उनके पिता तनेशिया से कहते हैं कि आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आपने पहले कभी अल्कोहल पिया है। और यह सुनकर तनेशिया शॉक हो जाती है और वो सोचती रहती है कि उसने बिना कोई सोचे समझे यह बात कर दी। वो उसके पिता की बातों को सुनकर सरप्राइज हो जाती है जब वो उससे कहते हैं कि ठीक है, हम दोनों साथ में बैठकर पियेंगे। वो स्माइल करते हुए कहते रहते हैं कि मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि हम दोनों साथ में बैठकर पियेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना बुरा भी नहीं होगा। वो उससे कहते हैं कि जब कभी भी टाइम होगा हम दोनों साथ में बैठकर पियेंगे। और यह सुनकर तनेशिया खुश होती है। नोजिया भी अपना हाथ ऊपर करते हुए कहती है कि ठीक है, मुझे भी अपने में शामिल कर लो और दो से भले तीन अच्छे होंगे। सही कहा ना मैंने? नोजिया की बातों को सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं और उसके पिता उससे कहते हैं कि ठीक है, आप भी इसमें शामिल हैं। यह सब देखकर तनेशिया खुश थी और वो सोचती रहती है कि फैमिली यह कुछ ऐसा है जो मेरी पिछली जिंदगी में मेरे पास नहीं था। उसे तनेशिया की कुछ यादें याद हैं जब वो छोटी थी और अपने माता पिता के साथ खेल रही थी। उसे सभी बातें तो अच्छे से याद नहीं है, लेकिन कभी कभी उसकी कुछ यादें उसके दिमाग में अचानक से आ जाती हैं। उसे अपने पिछले जीवन की बातें याद हैं जब वो बिल्कुल अकेली थी और उसका परिवार नहीं था और इसीलिए उसके लिए ये सारी यादें बहुत ही कीमती हैं। वो सोचती रहती है कि जब से वो इस दुनिया में जागी है उसका एक ही लक्ष्य रहा है कि वो अपने आप को जिंदा रख सके। वो अपनी माँ के बारे में सोचती रहती है और उनकी उसे झलक दिखाई देती है। वो सोचती है कि अब से उसे एक और लक्ष्य मिल गया है और वो यह है कि उसकी मदर कैरल के हत्यारे को उसे ढूंढना है। वो सोचती रहती है कि जो ओरिजिनल स्टोरी है वो कंप्लीट नहीं थी, इसीलिए उसे नहीं पता है कि हत्यारा कौन है, क्योंकि कैरल की मौत की सच्चाई काफी वक्त से सामने नहीं आई और इसीलिए हो सकता है कि अपराध के पीछे की सच्चाई काफी बड़ी हो, इसीलिए उसे बताया नहीं गया हो। वो अपनी स्टडी टेबल पर बैठी होती है और वो उसी बारे में सोचती रहती है कि उसे उसके हत्यारे को ढूंढना होगा। वो अपने गन के पेपर को देखती रहती है कि अचानक से कोई वहाँ आकर उसकी टेबल पर चाय रख देता है। वहाँ उसके लिए चाय और कोई नहीं एस्कॉन लेकर आता है और वो कहता है, चाय पीजिए माय लेडी। तनेशिया उससे कहती है कि इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया एस्कॉन। तनेशिया अपने चिन के हाथ लगाते हुए एस्कॉन से कहती है, क्या एस्कॉन तुम इसे देखोगे? और एस्कॉन कहता है कि क्या देखना है माय लेडी। वो उसे अपनी गन का बना हुआ पैटर्न दिखाती है और यह देखकर एस्कॉन उससे कहता है कि क्या ये वही मैजिकल इंजीनियरिंग का वेपन है जिस पर आप काम कर रही हैं? और तनेशिया उससे कहती है कि हाँ, ये वही है। आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? एस्कॉन उसे ध्यान से देखता है और वो कहता है कि यह थोड़ा असामान्य लग रहा है। हालांकि ये अपने छोटे आकार के कारण उपयोगी लगता है, लेकिन मैं इसकी मारक क्षमता के बारे में चिंतित हूँ। यह सुनकर तनेशिया उससे कहती है कि हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है और इसीलिए मैं इसकी मारक क्षमता को बढ़ाने का तरीका ढूंढ रही हूँ। एस्कॉन तनेशिया से पूछता रहता है कि आखिर इस हथियार की विशेषता क्या है माय लेडी। वो उससे कहती रहती है कि इसकी विशेषता फायर एबिलिटी है और सिद्धांत यह कहता है कि फायर के गुण वाले जादुई पत्थर की शक्ति को घुमाकर बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि एक बड़ा सा विस्फोट होता है। एस्कॉन उसकी बातों को सुनता रहता है और वो उससे कहता है कि क्या आपने इस बारे में सोचा है कि अगर आप फायर पावर को और अधिक तेज करना चाहती हैं तो आप कोई और तत्व इसमें क्यों नहीं जोड़ देती। वो उसकी ओर आश्चर्य से देखती है और कहती है कि आग को और तेज करने के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर आप विंड एबिलिटी वाले जादुई पत्थर का उपयोग क्यों नहीं करती। तनेशिया को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी और वो उससे कहती है कि क्या कहा आपने? आपका मतलब है कि मैं उसमें एक और मैजिकल स्टोन जोड़ दूं? वो उसे कहती रहती है कि अचानक से उसे याद आता है कि आखिर उसने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा। वो सोचती रहती है कि बंदूक के आकार को देखते हुए उसमें एक ही जादुई पत्थर रखा जा सकता है और इस प्रकार के मैजिकल स्टोन से कितनी मारक क्षमता उत्पन्न की जा सकती है, इसकी एक निश्चित सीमा है। लेकिन अगर फायर एबिलिटी का आधा मैजिकल स्टोन जोड़ दिया जाए और आधा मैजिकल स्टोन विंड एबिलिटी का जोड़ दिया जाए तो यह संभव हो सकता है और दोनों के तालमेल से इसकी शक्ति भी और अधिक बढ़ जाएगी। वो सोचती रहती है कि उसने अब तक सिर्फ बंदूक की डिजाइन पर ही ध्यान दिया है, लेकिन उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो मैजिकल स्टोन को जोड़ सकती है। उसे अब सब कुछ समझ में आ गया था और वो खड़ी होती है और कहती है, एस्कॉन। वो एस्कॉन की ओर मुड़ती है और उसे गले लगा लेती है क्योंकि वो यह सब सुनकर बहुत खुश थी। वो खुशी से उसे
कहती है कि इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एस्कॉन। तनेशिया को अपने आप को गले लगाते देखकर एस्कॉन सरप्राइज हो जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाता है। एस्कॉन उसे बताता है कि आप फायर मैजिक स्टोन और विंड मैजिक स्टोन का उपयोग क्यों नहीं करती, और यह सुनकर तनेशिया को समझ में आ गया था कि उसे अब क्या करना है, और वो अचानक से अपनी सीट से खड़ी होती है और एस्कॉन की ओर जाती है। वो आगे बढ़ते हुए उसे खुशी से गले लगा लेती है। यह देखकर एस्कॉन सरप्राइज हो जाता है। तनेशिया उसे गले लगाते हुए कहती रहती है कि इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एस्कॉन। तनेशिया की बातों को सुनकर एस्कॉन सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ऐसा उसे पहले किसी ने नहीं कहा था। वो उससे कहती है कि तुम एक जीनियस हो एस्कॉन। एस्कॉन को एम्बेरस फील हो रहा था। वो तनेशिया से कहता है कि आप जो उत्तर ढूंढ रही थी मिस्ट्रेस, क्या वो आपको मिल गया? तनेशिया बहुत खुश थी। वो एस्कॉन से कहती रहती है कि हाँ, जितना कि मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा पावरफुल बनेगी। आखिरकार अब मैं इसे बना सकूंगी। एस्कॉन कहता रहता है कि मुझे खुशी हुई कि मैं आपकी मदद कर सका। वो तनेशिया को इस तरह खुशी से गले लगाते देखकर सरप्राइज था और कुछ समझ नहीं पा रहा था। तनेशिया को अचानक से याद आता है कि वो क्या कर रही है। वो जल्द से दूर होती है और कहती है कि इसके लिए मुझे माफ करना एस्कॉन, मैंने तुम्हें अचानक से ही गले लगा लिया। वो एम्बेरस फील कर रहा था। उसके कान लाल हो गए थे। वो अपने बालों को पीछे करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। एस्कॉन तनेशिया से कहता रहता है कि तो फिर इसका मतलब यह है कि अब आप अपने टीचर से ज्यादा नहीं मिलेंगी। वो उससे कहती है कि मुझे इस बारे में उन्हें बताना होगा, उसके बाद मुझे उनसे कुछ समय के लिए मिलने की जरूरत नहीं है। एस्कॉन उससे कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, और तनेशिया उसे देखते हुए स्माइल करती है। वो सोचती रहती है कि आखिर वो किस बारे में खुश है। वो एस्कॉन से कहती रहती है कि हम उनकी लैब में आफ्टरनून में चलेंगे और इसके साथ साथ हमें बहुत सा सामान भी लेकर चलना होगा। एस्कॉन उससे कहता है कि यस माय लेडी। वो दोनों उसके टीचर से मिलने के लिए आ जाते हैं और तनेशिया जल्दी में होती है। वो एस्कॉन से कहती है कि एस्कॉन जल्दी चलो। एस्कॉन उससे कहता रहता है कि मिस्ट्रेस आप थोड़ा धीरे चलिए, नहीं तो आप गिर जाएंगी। तनेशिया अपने टीचर की प्रयोगशाला में पहुंच जाती है और वो उसे स्माइल करते हुए कहती है कि टीचर। प्रोफेसर वर्नन तनेशिया को यहाँ देखकर सरप्राइज थे। वो उससे कहते हैं कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं लेडी तनेशिया। वो उनसे खुशी से कहती रहती है कि मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है टीचर। वो आश्चर्य में होते हैं और उससे कहते हैं कि सॉल्यूशन, और तनेशिया अपने बैग से एक पेपर निकालते हुए कहती है कि मुझे एक मेथड मिल गया है गन की पावर को और अधिक बढ़ाने का। वो अपनी पेपर शीट को दिखाते हुए उनसे कहती रहती है कि यदि हम इस प्रकार के अपग्रेडेड फायर और विंड मैजिक स्टोन को लगा दे तो बंदूक और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। प्रोफेसर वर्नन पेपर को देखते रहते हैं और तनेशिया की बातों को सुनते रहते हैं। वो तनेशिया से पूछते रहते हैं कि क्या ये अपग्रेडेड फॉर्मूला है, और तनेशिया अपने सिर को हिलाते हुए कहती है कि हाँ हाँ। एस्कॉन वहाँ चुपचाप खड़ा उनकी बातों को सुनता रहता है और वो कहते रहते हैं कि अब ये बंदूक कोशिश करके देखने लायक है और यह बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है। प्रोफेसर वर्नन यह सब देखकर बहुत खुश होते हैं और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि आप सच में मेरे ही स्टूडेंट हैं। वो अपने हाथ से तनेशिया का सर सहलाने वाले थे, लेकिन अचानक से कोई बीच में आ जाता है और यह देखकर वो दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं। प्रोफेसर वर्नन का हाथ आगे बढ़ते देखकर एस्कॉन जल्दी से वहाँ आ जाता है और अपने सिर को आगे कर लेता है। एस्कॉन को अचानक से वहाँ देखकर प्रोफेसर वर्नन अपना हाथ हटा लेते हैं और वो कहते हैं कि यह कौन है? यह मेरा सर्वेंट है और वो मेरी सामान उठाने में मदद करने के लिए मेरे साथ आया है। वो तनेशिया से कहता है कि माय लेडी, मैं इन किताबों को कहाँ रखूं? और तनेशिया उससे कहती है कि आप इन किताबों को एक खाली किताबों की अलमारी में रख दीजिए। और एस्कॉन उससे कहता है कि ठीक है माय लेडी। प्रोफेसर वर्नन उससे कहते रहते हैं कि वैसे अब आपको इसे बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। वो उनसे कहती रहती है कि यही कारण था, इसीलिए मैं आपके पास इतनी जल्दी में यहाँ आई हूँ। मैंने एक धातु का उपयोग करने पर विचार किया है और इस बारे में मैं आपकी राय लेने के लिए यहाँ आई हूँ। एस्कॉन किताबों को एक खाली अलमारी में जमाता रहता है और वो उनकी बातों को सुनता रहता है। प्रोफेसर वर्नन तनेशिया से कहते रहते हैं कि तो ऐसी बात है, आप कौन से मटेरियल की बात कर रही हैं? और तनेशिया उन्हें अपने पेपर को दिखाते हुए बताती रहती है कि उसे किस प्रकार के मटेरियल का उपयोग करना है। वो दोनों अपनी गन के बारे में बातें कर रहे थे कि उसे किस तरह से बनाना है और एस्कॉन का ध्यान उसी तरफ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो किस चीज के बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपनी मिस्ट्रेस पर था। तनेशिया एस्कॉन के लिए एक एंजल की तरह थी जो उसके जीवन में वापस से एक उजाले की तरह आई थी। प्रोफेसर वर्नन उसकी बातों को ध्यान से सुनते रहते हैं, लेकिन वो दूसरी ओर से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे थे, क्योंकि उसका सर्वेंट उन्हें लगातार देखे जा रहा था और उनके ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा रहा था। वो तनेशिया की ओर अपने हाथ को करते हुए उसे फुसफुसाते हुए कहते हैं कि तनेशिया आपका सर्वेंट, और वो कहती है कि हाँ क्या हुआ? वो उससे कहते रहते हैं कि वो मुझे इस तरह से देख रहा है कि वो मुझे इसी वक्त खा जाएगा और यह बहुत ही ज्यादा डरावना है। वो फुसफुसाते हुए उससे कहता है कि क्या आपने उसे खाना नहीं खिलाया
आया और वो कहती रहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उसके साथ अच्छे से व्यवहार करती हूँ। तनीषा चिंतित होती है और वो उसे देखते हुए सोचती रहती है कि क्या उसे यहाँ अजीब सा महसूस हो रहा है। एस्कॉन अपने सिर को दूसरी ओर घुमा लेता है और वो उनसे कहती रहती है कि जब मैं इसके सारे पार्ट कंप्लीट कर लूंगी तो मैं इसके बारे में आपको कांटेक्ट करूंगी। और वो कहते हैं कि अच्छा, मैं भी आपको कांटेक्ट करूंगा। वो अपने कैरेज में बैठकर वहाँ से जाते रहते हैं और वो उससे पूछती है कि एस्कॉन, टीचर की रिसर्च लैब के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो बहुत ही ज्यादा सीमित है ना। वो उससे कहता रहता है कि मैं ये नहीं जानता कि यह मेरी लेडी के लिए एक उपयुक्त स्थान है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तंग और अव्यवस्थित था। तनीषा उससे कहती रहती है कि क्या सच में मैंने तो इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, और वास्तव में कहूँ तो मुझे ऐसी ही अव्यवस्थित जगहों पर आराम मिलता है। वो कहता है कि ऐसा है, मैं देख रहा हूँ कि आपका स्वभाव काफी विनम्र है। वो एस्कॉन से कहती रहती है कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको लैब में रहना ज्यादा पसंद नहीं है। एस्कॉन को लैब में रहना ज्यादा पसंद नहीं है और यह सुनकर वो सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है कि आपका मतलब मैं। वो कहती है कि ऐसा लग रहा था कि आप किसी बात से नाखुश थे। मैं आपको आज इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान था, लेकिन मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। वो उससे कहता है कि अगर मैं आज आपके साथ यहाँ नहीं आता तो क्या आप आपके टीचर के साथ यहाँ अकेली होती। और वो उससे कहती है कि हाँ, लगता तो ऐसा ही है। यह सुनकर एस्कॉन उदास हो जाता है और वो अपने सिर को नीचे झुकाते हुए उससे कहता है कि माय लेडी, यह टीचर आपके लिए क्या मायने रखता है। वो उससे कहता रहता है कि संयोग से क्या आपके मन में उनके लिए कोई भावनाएं हैं। और यह सुनकर तनीषा सरप्राइज हो जाती है। वो एस्कॉन से झिझकते हुए कहती है कि इस बारे में मैं आपसे माफी चाहती हूँ एस्कॉन, लेकिन आप यह किस तरह की बकवास कर रहे हैं। वो कहता है कि आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि आप दोनों करीब हैं। वो कहता रहता है कि वो उस वक्त बहुत खुश थे और आपके सिर को सहलाने वाले थे, जैसे उन्हें इस बात की कोई चिंता ही ना हो। यहाँ तक कि वो आपके करीब आकर आपके कान में फुसफुसाते हुए कुछ कह भी रहे थे। और आपको देखकर ऐसा लग रहा था कि आपकी आंखों में एक अलग ही चमक थी उनसे बात करते समय, और उस वक्त आप बहुत ही ज्यादा खुश भी थी। यह सब सुनकर तनीषा कंफ्यूज थी और वो एस्कॉन से कहती है कि एस्कॉन, क्या आपको पता भी है कि मेरे टीचर की उम्र कितनी है और वो कितने ओल्ड हैं। और वो कहता है कि उन्हें देखने पर लग रहा था कि वो 50 साल के तो होंगे ही। वो उससे कहती रहती है कि और आपको पता है कि मेरी उम्र कितनी है। और एस्कॉन कहता रहता है कि आपकी उम्र भी उतनी ही होगी जितनी की मेरी है। वो उससे कहती है कि यह सब जानने के बाद भी आप अभी भी मुझसे यह पूछ रहे हैं कि क्या मेरे मन में अपने टीचर के लिए कोई विशेष प्रकार की भावनाएं हैं। और यह सुनकर एस्कॉन चुप रहता है और कुछ नहीं कहता है। वो अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए उससे कहती रहती है कि हालांकि प्यार के मामले में उम्र एक संख्या है, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है और मैं अपने टीचर का सम्मान करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे शिक्षा दी है, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी रोमांटिक नजरों से नहीं देखा है। तनीषा उससे कहती रहती है कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें देखकर उसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर यह बात मेरे टीचर ने सुन ली होती तो वो हंस हंस कर पागल हो गए होते। वो अपने हाथों को कसते हुए कहता है कि माय लेडी, वो आपके बहुत करीब आ गए थे और यह देखकर लग रहा था कि आपको भी अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा था। वो कहती रहती है कि हम दोनों तो सिर्फ बात कर रहे थे, लेकिन आपका लैब को नापसंद करने से इसका क्या संबंध है। वो कहता रहता है कि माय लेडी, भावनात्मक अशांति का अनुभव करते समय मैं अपनी शक्तियों को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाया। तनीषा उसकी बातों को सुनती रहती है और वो अपने हाथ को दिखाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे वो लैब पसंद नहीं आई, लेकिन जब मैंने आपको किसी दूसरे व्यक्ति के इतने करीब देखा तो मेरे हाथ में यह हो गया। तनीषा उसके हाथ को देखकर सरप्राइज हो जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एस्कॉन की फिंगर स्टील की हो गई थी और यह देखकर वो सोचती रहती है कि आखिर उसकी फिंगर स्टील की कैसी हो गई। वो कहता रहता है कि मुझे थोड़ा ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं अपनी शक्तियों पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, और जब से हम प्रयोगशाला में गए हैं तब से मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। तनीषा सोचती रहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो मेरे टीचर को मेरे इतने करीब देखकर आखिर इतना परेशान कैसे हो सकता है। वो सोचती रहती है कि मैं जानती थी कि एस्कॉन मेरा सर्वेंट होने के नाते अपनी भूमिका के प्रति समर्पित है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि वो इतना अधिक सुरक्षात्मक हो जाएगा। यह पहले से ही काफी बुरा है कि वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्या एस्कॉन अपना विवेक खोने लगा है? अगर ऐसा है तो वो ही नहीं, उसके आसपास के लोग भी खतरे में हैं। वो गहरी सांस लेते हुए कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा लोगों के पास न जाऊं, और यह करना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। यह सुनकर एस्कॉन सरप्राइज हो जाता है और वो
कहता है कि क्या आप सच कह रही हैं? और वो उससे कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं बेवजह कोई भी गलतफहमियां पैदा नहीं करना चाहती हूँ। और एस्कॉन, आपको अपनी शक्ति को कंट्रोल करने का तरीका खोजना होगा जिससे कि आप अपना कंट्रोल न खोएं और अपनी क्षमताओं को उजागर कर सके। एस्कॉन उससे कहता रहता है कि यह कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। वो कहती है कि हाँ मैं यह जानती हूँ, इसीलिए आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर उसे याद आता है कि किस प्रकार उसने उसे गले लगाया था और किस प्रकार वो खुशी से उसे धन्यवाद कह रही थी। वो तनीशिया से कहता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और वो कहती है कि रिक्वेस्ट? हाँ कहो। जब मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाऊंगा तो आप मुझे इसके लिए प्राइस देंगी। तनीशिया उससे कहती रहती है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। और वो कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मिस्ट्रेस। यह सुनकर तनीशिया सरप्राइज हो जाती है और वो कहती है कि रिक्वेस्ट? और एस्कॉन कहता है कि हाँ रिक्वेस्ट। वो कहता रहता है कि अगर मैं अपनी पावर्स को ठीक से कंट्रोल करने लग जाऊं तो आप मुझे प्राइस देंगी। यह सुनकर वो सरप्राइज होती है और वो कहती रहती है कि क्या आपको मुझसे प्राइस चाहिए? वो कहता रहता है कि मैं यह जानता हूँ कि यह मेरे भले के लिए ही है, लेकिन जब मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल करने लग जाऊं तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे प्राइस दें। तनीशिया उससे कहती रहती है कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसे तुम चाहते हो? वो सोचती रहती है कि आखिर वो उससे क्या चाहता है, क्योंकि एस्कॉन ऐसा लड़का नहीं है जो कि उससे कोई बड़ी चीज मांगे। वो स्माइल करते हुए एस्कॉन से कहती है कि जो भी तुम चाहते हो उसके लिए ध्यान से सोच लो। जब भी आप अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप जो भी चाहेंगे मैं वो विश आपकी पूरी करने के लिए तैयार हूँ। वो उससे कहता है कि क्या सच में? और तनीशिया उससे कहती है कि हाँ मैं ऐसी बातों के बारे में तुमसे मजाक नहीं करूंगी। एस्कॉन कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपसे आपकी कोई कीमती चीज मांग ली तो? और यह सुनकर वो सरप्राइज हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं इसके लिए अपने आप को तैयार करके रखूंगी। अब तो आप खुश है ना? वो सोचती रहती है कि कीमती चीज, कहीं उसका मतलब मेरी जिंदगी से तो नहीं है। एस्कॉन चुपचाप बैठा रहता है और सोचता रहता है कि क्या सच में वो जो भी मांगेगा वो उसे पूरा करेगी। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और तनीशिया स्पेशलिस्ट के साथ बैठी रहती है। वो उससे कहते रहते हैं कि माय लेडी, जैसा कि आपने पिछली बार बताया था उसी हिसाब से हमने ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं। वो कहते रहते हैं कि यह गुप्त मार्ग व्यक्तिगत रूप से विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए हैं और एकमात्र व्यक्ति मैं ही हूँ जिसे इसकी लेआउट का ध्यान है। तनीशिया पेपर्स को देखती रहती है और वो कहते रहते हैं कि प्रयोगशाला निर्माण के बाद में इन ब्लूप्रिंट्स को नष्ट कर दिया जाएगा और प्लीज आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। और वो उनसे कहती रहती है कि मैं इस बात को लेकर इतनी चिंतित नहीं हूँ। वो सोचती रहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं रॉबिन पर विश्वास नहीं करती हूँ, जिससे कि मैं पहले 2 बार ही मिली हूँ, लेकिन मुझे अपने पिता पर पूरा भरोसा है जिन्होंने मुझे इनसे मिलवाया है। वो एक ब्लूप्रिंट को उन्हें दिखाते हुए कहती है कि मुझे ये वाला पसंद आया है और आप आगे इसी के अनुसार बढ़िएगा। दूसरा व्यक्ति कहता रहता है कि क्योंकि आपने बाहरी स्वरूप को साधारण बनाने के लिए कहा है, इसीलिए हमने बाहरी निर्माण सामग्री के रूप में ईंटों का उपयोग किया है, लेकिन अंदरूनी भाग का निर्माण बुलेटियन से किया है। यह सुनकर तनीशिया कहती है कि बुलेटियन? और वो कहते रहते हैं कि हाँ, यह एक विशेष सामग्री है जिसका उपयोग युद्ध के किले बनाने में किया जाता है और यह एक ऐसे प्रकार का धातु है जिसे अविनाशी अयस्क के नाम से जाना जाता है और इस धातु का उपयोग हम विशेष रूप से बंकरों को बनाने में करने के लिए सोच रहे हैं। तनीशिया कहती है कि यह सुनकर अच्छा लग रहा है और इस बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, इसीलिए मुझे आप पर विश्वास है और समय सीमा की बात करें तो आप जितना चाहे समय ले सकते हैं, लेकिन बदले में मैं बस यह चाहती हूँ कि यह पूरी तरह से परफेक्ट बने। यह सुनकर वो दोनों ही खुश होते हैं और वो कहते हैं कि हम समझ गए माय लेडी। तनीशिया की प्रयोगशाला का काम भी स्टार्ट हो जाता है और वो अपने टीचर के कहे अनुसार वो अपनी बंदूक को बनाने में लगी हुई थी। तनीशिया अपने मैजिकल स्टोन्स पर काम कर रही थी और वो अपने ब्लूप्रिंट को भी थोड़ा चेंज कर रही थी ताकि उसमें वो दोनों मैजिकल स्टोन को अच्छे से फिट कर सके। इस बीच एकेडमी फेस्टिवल भी धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा था। उसके टीचर द्वारा बताए गए सभी प्रकार के सामान उसने एकत्रित कर लिए थे और वो उन्हें दिखाने के लिए लैब में लेकर आई थी। प्रोफेसर वर्नन तनीशिया को कहते रहते हैं कि इन सभी भागों को उन सभी भागों से जोड़ने का प्रयास करो और वो कहती है कि यस टीचर। तनीशिया अपने टीचर के बताए अनुसार सभी पार्ट्स को जोड़ने की कोशिश कर रही थी और वो थोड़ा घबराई हुई भी थी, क्योंकि वो इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना चाहती थी और धीरे धीरे उसने पूरी गन को तैयार कर लिया था। दूसरी ओर प्रोफेसर वर्नन अपना पूरा ध्यान एस्कॉन पर ही रखते हैं और वो सोचते रहते हैं कि पिछली बार आखिर वो उन्हें इतना गौर से क्यों देख रहा था। प्रोफेसर वर्नन एस्कॉन की ओर जाते हैं और वो
उससे कहते हैं कि सुनो, हम पहले भी मिल चुके हैं, है ना? और वो अपने सिर को हिलाते हुए कहता है कि हाँ, हम मिल चुके हैं। और प्रोफेसर वर्नन यह देखकर सोचते रहते हैं कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके पास किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं है। तनेशिया की बंदूक पूरी तरह से कंप्लीट हो गई थी और वो उसे देखती रहती है। वो सोचती रहती है कि जिसने उसका इतने दिनों से इंतजार किया था वो आखिरकार बन ही गई है। वो उसे देखकर सोचती रहती है कि यह बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन इसका काम भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। वो अपनी बंदूक को खुशी से देखती रहती है और वो अपने टीचर और एस्कॉन से कहती है कि यह तैयार हो गई है। बंदूक को देखकर उसके टीचर उससे कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने आपका पहला वेपन बना लिया है। और यह सुनकर तनेशिया हल्का सा सरप्राइज हो जाती है। वो अपने टीचर को धन्यवाद कहते हुए कहती रहती है कि यह सब आपकी वजह से ही हो पाया है। और उसके टीचर कहते हैं कि यह सब तो बहुत हो गया और अब हमें बस यह देखना है कि हम इसके परिणाम को अपनी आंखों से अच्छे से देखें। और मैंने इसका परीक्षण करने के लिए आपके लिए एक मैदान को तैयार किया है जहां आप इसको टेस्ट कर सकती हैं। वो उस जगह पर आते रहते हैं और वो उनसे कहते रहते हैं कि मैंने इसे ऐसी जगह पर किया है जहां कोई व्यक्ति आता जाता ना रहे ताकि उन्हें चोट ना लग सके। वो अपनी बंदूक को टेस्ट करने के लिए एक खाली मैदान में पहुंच जाते हैं और वो तीनों ही टारगेट की ओर बढ़ते रहते हैं। तनेशिया अपनी बंदूक को देखते हुए सोचती रहती है कि अब जब मैं इसे करने जा रही हूँ तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। वो सोचती रहती है कि क्या होगा अगर यह मिसफायर हो गई तो। एस्कॉन अपनी मिस्ट्रेस के पास आता है और वो उससे कहता है कि माय लेडी, मैं इसका परीक्षण पहले करना चाहता हूँ। और यह सुनकर तनेशिया उससे कहती है कि क्या आप यह करना चाहते हैं? और एस्कॉन उससे कहता रहता है कि हाँ, मैं इसे पहले टेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि इसे हम पहली बार उपयोग कर रहे हैं और यह बेहतर होगा कि खतरे की स्थिति में पहले इसे मुझे ही यूज करना चाहिए। तनेशिया थोड़ी देर के लिए चुप रहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से एस्कॉन को किसी प्रकार की चोट पहुँचे। एस्कॉन तनेशिया की ओर आगे बढ़ते हुए फुसफुसाते हुए कहता है कि माय लेडी, आप तो यह जानती ही होंगी कि मेरा शरीर बाकी सबसे थोड़ा अलग है। वो कहता रहता है कि अगर यह मिसफायर भी हो गया तो मैं अपनी बॉडी को स्टील में बदल लूंगा, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। तनेशिया गहरी सांस लेती है और उसे गन देते हुए कहती है कि मैं यह आप पर छोड़ती हूँ। सबसे पहले आपको इसके मैजिकल स्टोन को जागृत करने के लिए अपना हल्का सा ब्लड इस पर डालना होगा। और वो कहता है कि मैं यह समझ गया माय लेडी। एस्कॉन पूरी तरह से तैयार था उसे यूज करने के लिए। वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था और अपनी लेडी के लिए इसे करना चाहता था। प्रोफेसर वर्नन और तनेशिया दोनों ही टेंशन में थे और वो सोच रहे थे कि आखिर वेपन किस तरह से काम करेगा। वो दोनों ही उसकी मैजिकल पावर को देखने के लिए उत्साहित थे और थोड़ा घबरा भी रहे थे। एस्कॉन अपनी पूरी ताकत से गन को फायर करता है और उससे दो मैजिकल सर्कल बनते हैं, रेड और येलो, जो कि बहुत ही तेजी से शाइन कर रहे थे। विंड मैजिक के स्टोन के कारण बंदूक की गोली तेजी से आगे बढ़ रही थी और फायर मैजिक के कारण उसके चारों ओर फायर लिपटी हुई थी। यह देखकर तनेशिया सरप्राइज थी क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसकी गन इतनी पावरफुल बनेगी और इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी। बंदूक की गोली की पावर इतनी तेज थी कि वो एक ही बार में टारगेट को नष्ट कर देती है। वो तीनों ही गन की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे और वहाँ से बहुत ही ज्यादा धुआं और आग निकल रही थी। वो इतना पावरफुल ब्लो था कि उससे बहुत तेज आवाज हो गई थी। प्रोफेसर वर्नन यह देखकर बहुत खुश थे और वो स्माइल करते हुए कहते रहते हैं कि मुझे यह पता था, मैं जानता था कि अगर कोई भी इसे देखेगा तो वो आश्चर्यचकित हो जाएगा। तनेशिया जल्द से एस्कॉन की ओर बढ़ते हुए कहती है कि एस्कॉन, क्या आप ठीक हैं? और एस्कॉन उससे कहता है कि माय लेडी, बंदूक पूरी तरह से ठीक है। तनेशिया उसके बारे में चिंतित होती है और वो उससे कहती है कि मैं वेपन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। और यह सुनकर एस्कॉन सरप्राइज हो जाता है। वो सोचता रहता है कि आखिर वो उसके बारे में इतना चिंतित क्यों है और इतनी परेशान क्यों है। वो अपने सिर को हिलाते हुए कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस उसकी अचानक से तेज रफ्तार से आश्चर्यचकित हो गया था। और तनेशिया कहती रहती है कि क्या सच में तुम्हें अपने आप को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि तुम बिल्कुल ठीक तो हो ना। यह सब देखकर प्रोफेसर वर्नन बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो अपने हाथों को फैलाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और वो कहते हैं कि आपने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। वो तनेशिया को गले लगाने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं और कहते रहते हैं कि मुझे आप पर गर्व है। और अचानक से तनेशिया नीचे की ओर झुक जाती है और वो सरप्राइज हो जाते हैं। तनेशिया एस्कॉन के पास जाती है और उससे कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। और यह देखकर प्रोफेसर वर्नन शॉक में थे। वो सोचते रहते हैं कि आखिर यह क्या हुआ, वो ऐसे कैसे चली गई। वो तनेशिया से कहते रहते हैं कि आपका एक्सपेरिमेंट पूरा होते ही आप मुझे जल्द से जल्द छोड़कर जा रही हैं। वो उनसे कहती रहती है कि आप मेरी आयु तो देखिए, क्या आपको सच में लगा था कि मैं इसके बारे में एंजॉय करूंगी और आपसे गले लगूंगी। और वो कहते रहते हैं कि आप मेरी पहली स्टूडेंट है जिन्होंने ऐसा काम किया है। वो दोनों वहाँ से जाते रहते हैं और एस्कॉन तनेशिया से कहता
है कि आखिर आप अचानक से ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं, और तनेशिया आश्चर्य से उससे कहती है कि कैसा व्यवहार। वो कहता रहता है कि जैसा कि आपने अभी अभी किया, आपको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आप अपने टीचर को अवॉइड कर रही हैं। और वो एस्कॉन से कहती रहती है कि मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं और लोगों से दूर रहूँ, और वैसे भी आपने ही कहा था कि मैं दूसरों के साथ होती हूँ तो यह आपको अच्छा नहीं लगता है। तनेशिया की बातों को सुनकर एस्कॉन सोचता रहता है कि तो इसका मतलब यह है कि वो इस बात का पूरा ध्यान रख रही है। एस्कॉन अपनी कलाई को पकड़े रहता है और वो कहती है कि क्या आपके हाथ और कलाइयाँ ठीक हैं? और वो कहता है कि हाँ, यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे इन्हें स्टील में बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। वो उस हथियार के बारे में सोचता रहता है और उससे कहता है कि बल्कि मैं तो उस हथियार को देखकर थोड़ा हैरान हूँ माय लेडी। यह सुनकर तनेशिया सरप्राइज हो जाती है और वो उससे कहती है कि आखिर आपको ऐसा क्यों लगा। वो कहता रहता है कि मुझे उस हथियार से यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक छोटे से हथियार में इतनी जबरदस्त ताकत हो सकती है और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वो हथियार इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको देखकर ऐसा लगता है माय लेडी कि आप एक जीनियस हैं। तनेशिया एस्कॉन की बातों को सुनकर सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वो कहता रहता है कि आपने इस वेपन को तैयार करने के लिए कई रातों की नींद गवा दी थी और देर रात तक इस पर काम किया करती थी और इसके लिए अपना भोजन भी छोड़ देती थी। वो उसकी मिस्ट्रेस पर गर्व महसूस कर रहा था और वो कहता रहता है कि मैं आपकी जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है। तनेशिया उसकी बातें सुनकर खुश थी और वो जेंटली स्माइल करते हुए उससे कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो? एस्कॉन को अजीब सा महसूस हो रहा था। वो कहता है कि हाँ, और यह देखकर तनेशिया मुस्कुराते हुए सोचती रहती है कि एस्कॉन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरों की चापलूसी करे, इसीलिए मुझे उससे यह सुनकर अच्छा महसूस हो रहा है। तनेशिया एस्कॉन से कहती रहती है कि हम जाते जाते कुछ खाकर चलेंगे, क्योंकि अब मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं और अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और एस्कॉन कहता है कि ठीक है माय लेडी, जैसा आप चाहें। अगली सुबह वो अपने परिवार के साथ भोजन करती रहती है और उसका वेपन तैयार हो गया था और नौज़ेया खुशी से उसे कहती है कि इसकी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ तनेशिया। वो अपनी बहन के लिए बहुत खुश थी और वो कहती रहती है कि अब आप भी एकेडमी फेस्टिवल में भाग ले सकती हैं, है ना? तनेशिया उससे कहती है कि हाँ, आपने ठीक कहा, यद्यपि हम फेस्टिवल में अलग अलग रहेंगे क्योंकि हमारे सब्जेक्ट अलग अलग हैं। उनके पिता उन दोनों के बारे में खुश थे और वो तनेशिया से कहते हैं कि सबसे अच्छी बात तो यह है कि मेरी दोनों बेटियां ही इसमें भाग ले रही हैं और यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता की बात है। और वो कहते रहते हैं कि आप दोनों की एबिलिटी अच्छी है, इसीलिए स्कोर पर ध्यान मत देना और इसका पूरा आनंद लेना। तनेशिया उनसे कहती रहती है कि चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं तो इस बात से भी खुश हूँ कि मैं इसमें भाग ले रही हूँ। वो स्माइल करते हुए सोचती रहती है कि वैसे भी उसे एकेडमी फेस्टिवल में किसी भी प्रकार की उल्लेखनीय उपलब्धियों को हासिल नहीं करना है। मैं तो बस इस बात के बारे में जानने का प्रयास कर रही हूँ कि अब आगे कहानी किस प्रकार बढ़ेगी। उसके पिता उससे कहते रहते हैं कि मैंने मटेला से सुना है कि आपने एक हथियार का आविष्कार किया है। वो उनसे कहती रहती है कि तो आपको इस बारे में पता चल ही गया, मैं तो बस उसे एकेडमी फेस्टिवल के लिए बचा रखा था। ओलान तनेशिया से कहते रहते हैं कि मैं भी इस उत्सव को मनाने के बारे में सोच रहा हूँ और मैं इसे व्यक्तिगत रूप से देखूंगा। और यह सुनकर तनेशिया सरप्राइज हो जाती है। वो स्माइल करते हुए कहते रहते हैं कि क्या मैंने आप दोनों को इस बारे में पहले नहीं बताया? ब्रेलोफ परिवार इस एकेडमी फेस्टिवल में वित्त पोषण कर रहा है। प्रत्येक वर्ष इस महोत्सव के सबसे बड़े वित्त पोष के रूप में मुझे एक दर्शक के रूप में भाग लेने का पूरा अधिकार है। नौज़ेया उनसे आश्चर्य से कहती रहती है कि तो फिर आप अब तक इसमें गए क्यों नहीं? वो कहते रहते हैं कि यह वित्त पोषक का अधिकार है, लेकिन ये अभी भी उसी तरह से होता है। लेकिन अब मेरी दोनों बेटियां एकेडमी फेस्टिवल में भाग लेने वाली हैं और इसीलिए मैं इसे किसी भी तरह से मिस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा अवसर फिर बाद में मिले या नहीं। तनेशिया उनकी बातों को सुनती रहती है और वो सोचती रहती है कि इस बारे में नौज़ेया को नहीं पता होगा, लेकिन रियल स्टोरी में ओलान एक पिता की बजाय एक पति अधिक थे और वो पूरी तरह से कैरल के हत्यारे को ढूंढने में व्यस्त थे। वो किसी भी प्रकार से यह नहीं कह रही है कि वो निर्दयी थे, लेकिन वो किसी भी प्रकार से अपनी बेटियों पर ध्यान नहीं देते थे और उनमें अब यह बदलाव देखकर अच्छा लग रहा था। वो सोचती रहती है कि वो उनके ऐसे व्यवहार को ना ही पसंद करती है और ना ही नापसंद। वो अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचती रहती है कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि उसके पिछले जीवन में उसके पेरेंट्स नहीं थे और उसे परिवार का मतलब भी नहीं पता था। लेकिन अब मैं यह धीरे धीरे
से समझने लगी हूँ। और वो स्माइल करते हुए कहती है कि अब तो आप भी फेस्टिवल में आ रहे हैं, यह देखकर मैं और भी ज्यादा उत्साहित हूँ। वो सोचती रहती है कि इसका मतलब यह है कि वो हमारे बारे में चिंता करते हैं। नोज़िया भी एक्साइटेड होती है और वो कहती रहती है कि आपने सही कहा, मैं भी कड़ी मेहनत करूंगी और पिताजी को दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। यह देखकर ओलान स्माइल करते हुए कहते हैं कि इतनी जल्दी मत करो, मैं तो बस यह चाहता हूँ कि आप दोनों इसका आनंद लें। तनीशिया अपने सिल्की बालों को कान के पीछे लेते हुए स्माइल करते हुए कहती है कि इसके लिए आपका शुक्रिया पिताजी। जल्द ही एकेडमी फेस्टिवल का दिन आ जाता है और सब एकेडमी फेस्टिवल में जाने के लिए तैयार रहते हैं। वहाँ 2 कैरेज खड़े हुए थे और यह देखकर नोज़िया कहती रहती है कि सिस्टर, क्या आज हम अलग अलग जा रहे हैं? तनीशिया उससे कहती है कि मेरे पास बहुत सारा सामान है और हम वहाँ कुछ दिनों के लिए रहने वाले हैं और वो इतने सारे हैं कि वो एक गाड़ी में भी नहीं समा रहे हैं। नोज़िया उससे कहती है कि अब जब आपने इस बारे में बताया है तो मैं समझ सकती हूँ। वो बाय करते हुए उससे कहती है कि हम बाद में फेस्टिवल में मिलते हैं और तनीशिया भी उससे कहती है कि ठीक है, हम बाद में मिलते हैं। वो कैरेज में बैठ जाती है और बड़बड़ाते हुए कहती रहती है कि आखिर एकेडमी फेस्टिवल में कौन कौन आ रहा है। वो सोचती रहती है कि वहाँ प्रिंस रोहिल, नोज़िया और दूसरा मेन कैरेक्टर आने वाला है जो कि नोज़िया को देखकर उसके प्यार में पड़ जाएगा। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है कि उसमें किस व्यक्ति ने भाग लिया था। तनीशिया की पर्सनल मेड उसकी बातों को सुनती रहती है और वो कहती है कि माय लेडी। यह सुनकर तनीशिया सरप्राइज हो जाती है। वो कहती रहती है कि मैंने सुना है कि लेडी क्रिशा भी इसमें भाग लेने वाली हैं और यह सुनकर तनीशिया कहती है कि लेडी क्रिशा। तनीशिया सोचती रहती है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। खैर, लेआना के लिए एकेडमी फेस्टिवल में भाग लेना स्वाभाविक है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि उसे अपनी एबिलिटी को किस तरह से काबू करना है। उसे लेआना और उसकी आखिरी मुलाकात याद आती है जिसमें उसने एस्कॉन को बुरी तरह से घायल कर दिया था। लेडी क्रिशा के बारे में बातें सुनकर एस्कॉन को भी उस पल की याद आ जाती है और वो हल्का सा डरा होता है। उन दोनों को ऐसे डरा हुआ देखकर तनीशिया सोचती रहती है कि आखिर वो इतना घबरा क्यों रहे हैं। वो स्माइल करते हुए उन दोनों से कहती है कि क्या आप दोनों को ऐसा लगता है कि मैं वापस से लेआना से लड़ाई करने लग जाऊंगी? उसकी पर्सनल मेड अपने हाथ से मना करते हुए कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है माय लेडी, और मैं इस तरह की बात दोबारा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। दूसरी ओर एस्कॉन कहता है कि लेकिन मैं इस बारे में चिंतित हूँ। यह सुनकर तनीशिया सरप्राइज हो जाती है और वो एस्कॉन की ओर देखने लगती है। वो कहता रहता है कि आप दोनों ने इस बारे में बात भी नहीं की और एक दूसरे से अलग हो गई और यह लड़ाई शुरू से ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यह मेरी वजह से हुई थी। तनीशिया एस्कॉन से कहती रहती है कि उस दिन मैंने उससे लड़ाई की, इस बात का मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, इसीलिए आप इस बात के बारे में ज्यादा मत सोचिए। और एस्कॉन उसकी बातों को सुनता रहता है। वो कहती रहती है कि भले ही लेडी क्रिशा मुझसे झगड़ा करे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वास्तव में कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि लेडी क्रिशा आकर मुझे परेशान करे और जब ये वक्त आएगा तो मैं उन्हें बताऊंगी कि कौन कितना नीचे है और कौन कितना ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें।